वेलकम 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 बैक टू दी सेशन क्लास 10th के मेरे प्यारे बच्चे। हाउ इज इट गोइंग? कैसा चल रहा है? जल्दी बताओ एक बार तेजी से। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? विजिबल। आइए, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आशा करता हूं मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूं। क्यों दोस्तों? बताओ। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? तो फिर क्या, कैसा चल रहा है? देखो, कहानी क्या है, कहानी मैं बताता हूं तुम्हें। कहानी यह है कि यह हमारा आखिरी हफ्ता है। अब आपके 3 चैप्टर बचे हैं, मिनरल्स एंड एनर्जी, मैप वर्क और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सिविक्स पूरा हो चुका है, इकोनॉमिक्स पूरा हो चुका है, हिस्ट्री पूरा हो चुका है। ठीक है, तो आखिरी के 2 चैप्टर और एक मैप वर्क बचा है। तो आओ दिल लगा के इन चैप्टरों को कंप्लीट किया जाए। फटाफट एक बार तेजी से बता दो, मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है और मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं? अगर दिखाई सुनाई बेहतरीन तरह से दे रहे हैं तो आगे शुरू करते हैं कहानी। पतंग कितने लोगों ने उड़ा ली? अरे मुझे बहुत मजा आता है पतंग उड़ाने में, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा। शाम में क्लास रहती पतंग का पड़ा शाम में क्लास रहती। चलिए, तुसी ना जाओ। अबे कहीं नहीं जा रहा हूं। डायनासोर गन से निशाना लगा दो। डायनासोर गन से निशाना लगाता हूं। रुक जाओ, डायनासोर गन से निशाना लगा के देखते हैं आज। अभी तक एक दिन क्लास 9th में एकदम लगते लगते बचा था, पता है? ठीक है, अरे यार रह गया। चलो कोई बात नहीं। गाइस, मैं तुम्हें आज एक नए दोस्त से मिलवाने वाला हूं। सारे बच्चे आ जाओ जरा फटाफट, फिर बताता हूं मैं। आज हमारी क्लास में एक नया दोस्त आ चुका है। बताओ, गेस करो कौन है ये? कौन है बताओ जल्दी, चैट में गेस करो। थोड़ा सा स्नीक पिक दूं मैं तुम्हें, गेस करो जरा, गेस करो कौन है। देखो कौन आ गया है वापस, कौन आ गया है वापस, बताओ जल्दी। हाँ, चैट पब्लिक कर दे रहा हूं, बताओ। चलो गेस करो कौन वापस आ चुका। देखो देखो देखो, कौन आ गया वापस? बताओ बताओ कौन आया वापस? ये बहुत सारे बच्चों ने गैस कर लिया है, पिकाचू इज बैक। लेकिन पिकाचू की कहानी सुनाता हूं भैया। क्या हुआ, पिकाचू गया था उसके मामा के गांव। एम से मामा का गांव और एम से आता है मेघालय। तो पिकाचू मेघालय पहुंच गया। मेघालय में हो रही थी बहुत भयंकर बारिश। तो जब बहुत भयंकर बारिश हुई तो पिकाचू ने पहन लिया रेनकोट। तो पिकाचू ने रेनकोट पहन लिया, तब से पिकाचू कुछ ऐसा दिखने लगा है। तो ये पिकाचू है और उसने रेनकोट पहन लिया, तो उसका नाम बदल के हमने कर दिया पोपलू। ठीक है, और ये देखो, नाम बदलने के साथ साथ पिकाचू के मूड भी बदलते हैं। ये देखा? तो ये नाउ पिकाचू इज पोपलू, और पोपलू जो है तो पोपलू कैसे मूड बदलते हैं, है ना? तो न्यू मेंबर, ओल्ड मेंबर बीइंग न्यू इन दी क्लास, ओल्ड मेंबर है हमारा और उसका नया वर्जन आपको क्लास में देखने को मिल रहा है। तो से हाई टू पोपलू। उसके पैर थोड़े से छोटे हैं और शरीर थोड़ा सा बड़ा है, इस कारण वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ अभी ठीक है। ठीक है, और देख लगी रेनकोट पहन लिया उसने बस गाइस, थोड़ा सा, है ना? तो वेलकम बैक टू द क्लास। पोपलू तुम यहां पे बैठो। मैं पोपलू के सिर में से जो कीचेन लगी ना वो हटा देता हूं, ताकि क्या है ना कि उसका बैलेंस ना बिगड़े। अभी ठीक है, ठीक है, मस्त है ना ये? इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिकाचू को इसी तरह से तुमने तोड़ दिया था तुम लोगों ने। इसको इधर रखता हूं एक साइड क्लास में। ठीक है, चलो भाई। डुप्लीकेट पिकाचू। पोपलू ओपी हिंदी चैट हो जाए एक बार। बताया ना रेनकोट क्यों पहना उसने? मेघालय गया था तो गीला हो जाता, इसके लिए रेनकोट पहन के आ गया, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है,
सारे बच्चे आ गए? अब होगा कमबैक। ठीक है, अप्पू हाथी वगैरह सब सब यही है बाबू, कोई कहीं नहीं गया है। अप्पू हाथी का लिक्विड खत्म हो गया बस, तो अप्पू हाथी ने अब क्या कर लिया ना, रिटायरमेंट ले लिया है। चलो अब पढ़ लो, क्या बच्चे हो गए थोड़े छोटे से, इसमें खेलते रहते हो। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज बाबू, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर, सारे बच्चे आ गए? चलो 4-5 मिनट भी हो गए। तो भाई साहब मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज दो पार्ट है चैप्टर के, एक है मिनरल्स के बारे में, एक है एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं इस चैप्टर में थ्योरी जैसा बहुत कम पार्ट है। क्या है थ्योरी वाला पार्ट? थ्योरी वाला पार्ट बस ये है कि मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स अगर देखेंगे तो मिनरल्स अलग अलग तरह से अलग अलग जगह मिलते हैं, वो मोड ऑफ अकरेंस पढ़ना है। एक थ्योरी पार्ट वही है मेजर। इसके अलावा पूरा फैक्ट्स है, इसके अलावा इस चैप्टर में पूरा फैक्ट्स हैं। तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो वो बहुत सारे फैक्ट्स के बीच में अपने को कैसे चीजें मैनेज करना है अपने को वो समझना है बस, है ना। तो ढेर सारे फैक्ट्स 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 हैं, उन फैक्ट्स को अपने को पढ़ते चलना है। तो फैक्ट्स एक एक करके समझना है सब, ठीक है। तो सारे फैक्ट्स एक एक करके अच्छे से पढ़ना समझना, ध्यान रखना। तो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको एक छोटा सा बेसिक इंट्रो देता हूं चैप्टर का। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, तो दो चीजें पढ़ेंगे अपन। एक मिनरल्स के बारे में, तो मिनरल्स अलग अलग प्रकार के हैं, कौन से हैं, कहां हैं, ये सारा सब कुछ। और एनर्जी रिसोर्सेज में, एनर्जी रिसोर्सेज में मिनरल्स हैं, जैसे अगर आप देखोगे ना तो मिनरल्स में मल्टीपल टाइप्स हैं, मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक्स। टन से जिनमें आवाज आती है वो मेटालिक मिनरल, जैसे लोहा, कॉपर, तांबा, ये सब कुछ है ना, एल्यूमिनियम। तो ये मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मतलब वो जिसके अंदर टन से आवाज नहीं आती, जो मेटल नहीं होता है, वो नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब ये मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक, मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल्स के अलावा कुछ मिनरल्स एनर्जी मिनरल्स होते हैं, जिन्हें अपन एनर्जी रिसोर्सेज के फॉर्म में पढ़ेंगे, जैसे कोल, पेट्रोलियम वगैरह, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये तीन कैटेगरी में अपने को सारे मिनरल्स वगैरह अपने को पढ़ना है। अब मिनरल्स क्या है ना, मिनरल्स कैसे मिलते हैं? आसमान से नहीं गिरते मिनरल्स पानी की तरह, या फिर मिनरल्स जैसे अगर आप देखोगे ना तो ऐसा नहीं कि फैक्ट्री में बन रहे हैं मिनरल्स। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, जो आपको नेचर में मिल रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स होते हैं मिनरल्स। बस क्या रहता है, वो पत्थर के साथ मिलेंगे। तो रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, बड़ी बड़ी पत्थरें जो रहती है, चट्टाने रहती है, जमीन जो रहती है अंदर, वो मिनरल्स ही हैं। लेकिन उसको आपको क्या करना होगा कि उसको आपको रिफाइन करना पड़ेगा। कुछ सम रॉक्स है वन मिनरल, लाइक लाइमस्टोन, जैसे पूरी की पूरी रॉक ही मिनरल होती है। जो लाइमस्टोन का पत्थर रहता है ना, तो पत्थर ही मिनरल है अपने आप में, ठीक है। जो लाइमस्टोन का पत्थर रहता है वो पत्थर ही मिनरल है अपने आप में। और कुछ जो होते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, कुछ जो आपको पार्ट देखने को मिलेंगे कि कुछ मिनरल्स जो रहते हैं वो मिनरल्स जो रहेंगे तो वो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे पत्थर को रिफाइन करने के बाद, जैसे हीरा कैसे मिलेगा, हीरा आपको मिलेगा जब बहुत सारे आप क्या करोगे, हाईली कंप्रेस्ड रॉक, जिसको कोयला भी कहते हैं हम, कोयले के बीच में से कहीं एक हीरा निकल के आता है। तो कभी कभी एक क्या बोल सकते हैं ना, एक पाइल ऑफ रॉक के बीच में से थोड़ा सा मिनरल निकलेगा, कभी कभी एक रॉक ही पूरा मिनरल होगी, लेकिन मिनरल आपको नेचर के अंदर मिलेंगे, ठीक है। और कैसे बनते हैं मिनरल? तो द टाइप ऑफ मिनरल फॉर्म्ड डिपेंड्स अपॉन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस, गिविंग ईच मिनरल यूनिक कलर, हार्डनेस एंड शेप। तो हर एक मिनरल को एक यूनिक कलर, एक हार्डनेस, एक शेप देने का काम होता है किसके द्वारा? नेचर के द्वारा। तो वो कितने प्रेशर में है, वो किस हीट के साथ है, कहां पे है, क्या है, उससे डिपेंड करेगा कि वो मिनरल कैसे मिनरल बनेगा, ठीक है। उससे डिपेंड करेगा कि वो मिनरल कैसा मिनरल बनेगा, ठीक है। समझ में आया? तो अब मिनरल्स की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है। और मिनरल्स की स्टडी कैसे करते हैं? तो एक ज्योग्राफर जो होता है ना, तो एक ज्योग्राफर क्या करता है, ज्योग्राफर स्टडी मिनरल्स टू अंडरस्टैंड लैंडफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक यूज। और एक जियोलॉजिस्ट जो रहता है, तो जियोलॉजिस्ट मिनरल्स को डिटेल में समझता है। ये दोनों टर्म्स में एक बार डिफरेंस समझ लेना कि ज्योग्राफर कौन है। एक ज्योग्राफर मतलब एक वो व्यक्ति जो मिनरल को एज ए पार्ट ऑफ अर्थ पढ़ता है, पूरा अर्थ पढ़ रहे हैं आप, पूरे अर्थ में मिनरल भी एक हिस्सा ये पढ़ रहे हैं आप, वो ज्योग्राफर का काम है। और जियोलॉजिस्ट जो होता है, तो जियोलॉजिस्ट वो होता है जो एक मिनरल को स्पेसिफिकली पकड़ के पढ़ता है कि मिनरल का क्या एटॉमिक कंपोजिशन है, मिनरल कैसा बना, मिनरल के अंदर क्या है, उसकी एज क्या है, टेक्सचर क्या है, क्वालिटी क्या है, ठीक है। अब ये सब कुछ मैंने तुम्हें मिनरल के बारे में बता दिया, अलग अलग तरह से मिलते हैं सारा सब कुछ। इन आधार पे अगर मैं डेफिनेशन पे लेके चलूं तुम्हें, तो मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मतलब ऐसी वो चीज जो हमारे जीवन का बहुत अभिन्न हिस्सा है, जिसको आप जीवन से अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो मिनरल्स कहलाते हैं। मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मिनरल्स आर डिफाइंड एज होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस मतलब क्या है कि मिनरल्स एक तरह के, जैसे आयरन है, तो
आयरन आयरन कब कहलाएगा? जब वो पूरी तरह से उसके अंदर आयरन वाले एलिमेंट होंगे। तो ऐसे होमोजेनस, होमोजेनस मतलब हेट्रोजेनस मतलब जो अलग अलग चीजों से मिलकर बना हो। तो मिट्टी हेट्रोजेनस है, मिट्टी के अंदर सॉलिड पार्टिकल भी है, डस्ट पार्टिकल भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, वीक भी है, तो वो होमोजेनस नहीं है, हेट्रोजेनस है। और मिनरल्स क्या हेट्रोजेनस? अगर डायमंड की बात करें तो पूरा डायमंड डायमंड ही है, एक ही मिनरल से बना है ना। तो मिनरल क्या है कि जब किसी भी एक धातु का या फिर कह सकते किसी भी एक मिनरल का एक होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस आपको देखने को मिल रहा है कि जो नेचर में आपको पूरा एक जैसा मिल रहा है, उसको आप प्रोसेस करके एक निकाल रहे हो। जैसे मिट्टी को प्यूरिफाई करके आप उसमें से आयरन और निकालते हो। तो होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफाइनेबल है कि आप डिफाइन कर सकते हो इतने एटम्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी है ना, इतना कार्बन बॉन्ड है उसका। तो वो मिनरल्स कहलाते हैं। तो मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद होमोजेनस, मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ विच आर होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। ये मिनरल्स की आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। क्लियर हुआ? बताओ कितने बच्चों को क्लियर है कि मिनरल्स क्या है? साइंस क्यों पढ़ा रहे हो सर? आज साइंस की क्लास है कि नहीं तुम्हारी? आज नहीं होती ना? हाँ, बताओ। म्यूट बोल दो, आ जाओ। और तुमको मैं एक चीज दूंगा, वो दे देना। कर दिया? चलो। हाँ, ठीक है। हाँ, आप दिल्ली कब आ रहे हो? मुंबई जाते हैं लोग, दिल्ली थोड़ी जाते हैं। नहीं, काम से तो दिल्ली भी जाता है आदमी। ठीक है, कल कल मिल रहे हैं। दिल्ली दिल्ली के आसपास वाले बच्चे, सी यू ऑल टुमारो। ठीक है, वर्ल्ड बुक फेयर में मिलते हैं। तुम्हारे दिगराज सर को एज ए स्पीकर बुलाया है वहां पे। ठीक है, और एक सरप्राइज भी तुम्हारे लिए कल रिवील होगा। तो कल मिलते हैं, ठीक। तो ये चैप्टर का बेसिक पार्ट है। ये चैप्टर का बेसिक पार्ट है। होमोजेनस साइंस में पढ़ा है, हाँ, वेरी गुड। तो व्हाट इज अ मिनरल, ये देख लिया। अब मिनरल आपको किस किस तरह से मिलते हैं, तो सुनना मेरी बात। ये वाला जो पार्ट है चैप्टर का, ये चैप्टर का पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक चैप्टर का ऐसा पार्ट है जो कोर थ्योरी है, मतलब जिसको समझना है, बाकी सारे फैक्ट्स हैं। तो ये इसके चांद, सितारे, फूल और शबनम सारी चीजें लगा देते हैं इस पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीपल तरीके से पूछा जा सकता है। तो मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, तो मिनरल्स आपको किस किस तरह से मिलेगा, ये मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स वाला टॉपिक हो गया। मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स की अगर बात करें तो मिनरल्स में अकर इन वेरियस वेज, ठीक है, अलग अलग तरह से मिनरल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड व्हाट आर दोज वेरियस वेज, तो वो जो अलग अलग तरीके हैं जिनमें आपको मिनरल्स देखने को मिल सकते हैं, वो कौन कौन से हैं कि मिनरल्स आपको इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में वेन्स और लोड्स के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स में मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे किस तरह से, बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में, भी सब समझाऊंगा, ठीक है। मिनरल्स आपको डिकम्पोजिशन के कारण आपको रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल के फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं। मिनरल्स आपको एल्यूवियल सॉइल में प्लेसर डिपॉजिट के फॉर्म में भी देखने को मिल जाएंगे। प्लेसर डिपॉजिट के फॉर्म में कैसे, वो भी समझाऊंगा। ओशन वाटर में मिनरल्स आपको कॉमनली देखने को मिल जाएंगे, डिसॉल्व्ड इन दी वाटर। तो ये 5 तरीके हैं जिनसे आपको मिनरल्स देखने को मिलते हैं। अब ये 5 तरीके मैं आपको समझाता हूं, देखो कैसे, ठीक है। मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स जो है, तो इस पे थ्योरी पे क्वेश्चन बनता है। कल क्लास नहीं है आपकी, कल कहां है क्लास? कल क्लास थोड़ी ना, कल क्लास नहीं है। कल तो मैं 6 बजे कहीं और रहूंगा ना, तो कल क्लास नहीं है। इस हफ्ते अपना लेकिन हो जाएगा। आप जैसे अब आपकी एक मैप वर्क बच रही है, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बच रही है ना। देखो पोपलू भी खुश है इसी बात पे, बोल रहे हैं कि हाँ सही है। पोपलू, इसका घर का नाम पोपलू है, स्कूल में इसका नाम पिकाचू है, ठीक है। तो जब ये घर पे रहता है ना तो इसको पोपलू बोलते हैं। अरे थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा क्यों घूम रहा है भाई? देखो इसका मूड क्या है इस समय, खुश है ना? थोड़ा गर्दन फंस रही है उसकी, उसको कुछ हो गया मेरे हिसाब से। हाँ, खुश है वो भी, सीधा खड़ा हो जाए ना। ये खुश है ना, देखो, हाँ खुश है।
चलो मोड ऑफ अकरेंस समझ लो, इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अबे कोई कहीं नहीं जा रहा, छोड़ के पढ़ लो चुपचाप। मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स की अगर बात करें तो मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स में क्या है, तो मिनरल्स में अकर इन वेरियस वेज। एंड व्हाट आर दोस वेरियस वेज? जो अलग अलग तरह से मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं, वो अलग अलग तरह से जो मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं वो क्या है? तो सबसे पहला तो है कि इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे। कहां पे? मिनरल्स में अकर इन क्रैक्स, कर्विक्स, फॉल्ट्स, जॉइंट्स, और ये वेन्स और लोड्स के फॉर्म में। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? इस रॉक का एक साइकिल रहता है, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। पांचों समझाता हूं, पहला समझाता हूं, ठीक है। वेन्स एंड लोड्स के फॉर्म में कैसे मिलेंगे? तो रॉक का एक साइकिल रहता है। जैसे जब नई नई रॉक बनती है, वॉल्केनिक इरप्शन के बाद में नई रॉक बन गई, मान लो जम गई, तो इसको इग्नियस रॉक बोलते हैं, ठीक है। इग्नियस रॉक के बाद में क्या होता है कि इग्नियस रॉक के ऊपर जब सनलाइट, वाटर, विंड ये सब काम करता है, तो वो रॉक्स के अंदर क्या होता है, क्रैक्स वगैरह आती है, वो सारा सब कुछ। तो वो मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस होती है, जिसमें जमीन टूटती है, बिगड़ती है, बनती है। तो सेकेंड स्टेज जो रहता है उसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं ना, बनने के बाद का सेकेंड स्टेज। तो मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक में जैसे अगर आप देखोगे तो वेन्स एंड लोड्स के फॉर्म में आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे। कि जैसे ये वेन्स जैसे शरीर में होती है ना इंसान के, कि वेन्स हैं ये, ठीक है। तो जब थोड़ी ज्यादा रहेंगी तो इसको लोड्स बोल देते हैं, कि लोड्स के फॉर्म में आपको मिनरल्स देखने को मिल रहे हैं कि ये डिपॉजिटेड है, ठीक है। ये मिनरल्स यहाँ डिपॉजिटेड है इस तरह से। तो ये पूरा अगर लिथोस्फेरिक स्लैब है, लिथोस्फेरिक स्लैब मतलब कि अगर ये जमीन का पूरा हिस्सा है, तो इस जमीन के हिस्से में मिनरल्स आपको ऐसे वेन्स, लोड्स के फॉर्म में मिलेंगे, कंसंट्रेटेड। वेन्स और लोड्स के फॉर्म में मिनरल्स ऐसे कंसंट्रेटेड मिलेंगे। तो पहला मोड ऑफ अकरेंस आपका ये हो गया, वेन्स एंड लोड्स। समझना हाँ, ये कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज ऑफ द रॉक साइकिल जो रहता है, तो उस इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में आपको वेन्स और लोड्स के फॉर्म में मिनरल्स मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कॉपर, टिन, जिंक जो है ना, तो ठीक है, कॉपर, टिन, लिंक, ये जो है VEINS, वेन्स एंड लोड्स, ठीक है। वेन्स और लोड्स के फॉर्म में आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे। एग्जांपल में कॉपर, टिन, जिंक वगैरह ये हो गया इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में आपको देखने को मिलेगा। पहला हो गया। दूसरा मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल क्या है? दूसरा मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल जो है, तो आपको मिनरल्स मिलेंगे बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में। बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में, है ना। बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में मिलेंगे। तो बेड्स और लेयर्स की अगर बात करें तो जैसे ये मिनरल जब ऐसे होते हैं ना कि वो एक हॉरिजॉन्टल लेयर में आपको देखने को मिल रहे हैं, पूरा का पूरा एक स्ट्रैटा बना हुआ है, पूरा एक लेयर बनी हुई है, उस लेयर के फॉर्म में जब आपको मिनरल देखने को मिलेंगे तो इसको बेड्स और लेयर्स बोलेंगे, ठीक है। इसको बेड्स और लेयर्स बोलेंगे। तो अब देखो क्या है, ये मिनरल आपको निकाला है वेन्स के फॉर्म में, ऐसे इसे मिनरल ऐसे वेन्स और लोड्स के फॉर्म में। तो ये मिनरल जब आपको निकालना तो आपको क्या करना होगा? ये मिनरल जब आपको निकालना तो आपको पूरा गड्ढा ऐसे खोद के जाना पड़ेगा, पूरी मिट्टी निकालना पड़ेगी। लेकिन इसमें इधर ऊपर की मिट्टी निकालने से कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह के मिनरल्स जो रहते हैं, जो बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में मिलेंगे आपको। तो बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में जो मिनरल्स मिलते हैं, उन बेड्स और लेयर्स के फॉर्म वाले मिनरल्स को अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको क्या करना होगा? यहां आपको एक टनल बनाना होगी, ठीक है। अब वो टनल बना के नीचे उतरोगे, और टनल बना के नीचे उतरने के बाद में फिर ये मिनरल को खोद के फिर ले जाओगे, ये मिनरल को फिर खोद के आप ले जाओगे ऐसे, ठीक है। तो बेड्स एंड लेयर्स में आपको कहां मिलेंगे? जहां सेडिमेंट्री रॉक्स रहती है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? तो पहले रॉक बन गई इग्नियस रॉक, फिर वो टूट रही है मेटामॉर्फिक रॉक, और वो मेटामॉर्फिक रॉक जब हवा से उड़ के चले गई, ठीक है, बह के चली गई और कहीं पे डिपॉजिट हो गई, कहीं पे उसका सेडिमेंटेशन हो गया, कहीं पे जम गई। तो जब ये एक लेयर जमी होगी, इसके ऊपर और मिट्टी और मिट्टी और मिट्टी और मिट्टी और मिट्टी आते चलेगी, और ये मिट्टी नीचे दब गई, सप्रेस्ड है, बहुत लंबे समय से हीट और प्रेशर सह रही है, तो ये मिट्टी का जो पार्ट है ये मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और एक पूरी की पूरी लेयर जो है, ठीक है, एक पूरी की पूरी लेयर इन दी सॉइल जो है वो क्या है? बेड और लेयर के फॉर्म में आपको जो देखने को मिल रही मिनरल्स पाए जाते हैं। तो उन्हें मतलब इस तरह से भी मिनरल पाए जाते हैं। ये एक मोड ऑफ अकरेंस है बेड्स और लेयर्स की, ठीक है। ये बेड्स और लेयर्स की एक मोड ऑफ अकरेंस हो गई, ठीक है। दो अकरेंस हो गई। तीसरा तरीका जिससे मिनरल्स आपको मिलते हैं वो कौन सा है?
ठीक है, वेन्स एंड लॉर्ड्स हो गया, बेड्स एंड लेयर्स हो गए। तीसरा क्या है आपका, रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। अब मैं समझाता हूं आपको क्या है। जैसे एक जमीन है, समझना, हाँ, इस जमीन में क्या हो रहा है ना, यहां पे कुछ कुछ मिनरल ऐसे थे, ऊपर मिट्टी है पूरी, है ना, ये मिनरल कहीं कहीं ऐसे दबे हुए ये रखे हैं मिनरल, ठीक है, ये मिनरल कहीं कहीं दबे हुए रखे हैं, ये मिनरल ऐसे दबे हुए रखे हैं। अब क्या हुआ, बारिश होगी, अब धूप पड़ेगी, ये सारी चीजें, ठीक है, बहुत तेज पानी बह के निकल गया इस पे से, अगर क्लियर है, पानी बह के निकल गया अगर बहुत तेज, तो क्या होगा, समझना। तीसरा रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल बता रहा हूं, तो क्या होगा ना कि ऊपर की मिट्टी जैसे मान लो बह गई, अब येलो कलर ऊपर का हटा देता हूं, मान लो मैं, सब कुछ ही हट गया भगवान ठीक है, तो ऊपर की मिट्टी बह गई, अब पानी गिरा तो ऊपर की मिट्टी बह गई। अब मिट्टी बह जाने के बाद में क्या है कि जो सॉल्यूबल पार्ट था, मिट्टी जो थी, मिट्टी सॉल्यूबल पार्ट था, तो मिट्टी तो बह गई, सॉल्यूबल पार्ट था ना वो, रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। तो वेदरिंग मतलब क्या होता है कि मिट्टी का टूट जाना, बह जाना, उड़ जाना, वो तो जो वेदर्ड मटेरियल था वो तो बह गया, उड़ गया, चले गया वहां से, और जो रेसिडुअल रह गया, मतलब जो बचा हुआ पार्ट रह गया ना, रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल मतलब कि जो बचा हुआ पार्ट रह गया उसको रेसिडुअल मास कहा जाएगा। तो जो बचा हुआ पार्ट है उसमें जो आपको मिनरल्स मिल रहे हैं, जो रेसिड्यूज बच गए हैं, ठीक है, जो रेसिड्यूज बच गए उसे हम रेसिडुअल पार्ट ऑफ वेदर्ड मटेरियल कहेंगे। तो मिनरल्स इस तरह से भी मिलते हैं कि जमीन है, जमीन पे से पानी हवा के कारण जो सॉल्यूबल पार्ट था वो तो चले गया, वेदर्ड मटेरियल तो बह गया, लेकिन जो बच गया, जो ठोस हिस्सा था, ऐसे समझ लो जैसे ऐसा होता है ना कभी कभी कि हाँ, इमेजिन करना, हाँ, जैसे क्रिसमस पे वो केक मिलते थे स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल वाले बच्चे जानेंगे, तो उसका ऊपर का पार्ट तो फ्लफी फ्लफी रहता था, सॉफ्ट सॉफ्ट रहता था, तो अगर उस पर अगर तुम पानी डालोगे ना तो ऊपर ऊपर का जो सॉफ्ट पार्ट है वो तो पूरा बह जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो गुलकंद और वो चेरी टाइप की चीजें एम्बेडेड रहती थी, तो वो गुलकंद और वो चेरी टाइप की चीजें जो एम्बेडेड रहती थी उसमें, वो चीज तो रह जाती थी, है ना, मतलब ऊपर धसी जो रहती, तो वो पानी के साथ थोड़ी ना बहेगी, पानी के साथ में सॉफ्ट सॉफ्ट पार्ट तो केक का बह जाएगा, लेकिन उसमें जो धसी हुई चीजें रहती थी वो तो रह जाएगी। तो वो धसी हुई चीजें क्या है, फिर वो उठा के खा लेता है आदमी, ठीक है। तो रेसिडुअल मास ऑफ वेदर मटेरियल क्या है कि वेदरिंग के बाद में जो बात हिस्सा बच जाता है ना, ठोस, वो मिनरल रहता है, ठीक है। तो ये तीसरा मोड ऑफ अकरेंस है, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक। तो जो सरफेस रॉक है वो टूटती फूटती है, ठीक है, और जो रिमूवल सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं ना, रिमूवल सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट जो बह सकते हैं, जा सकते हैं, वो तो बह गए, तो बचा क्या है, रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल बचा है, ठीक है। तो रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल बचा है, रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मिनरल विच इज लेफ्ट आफ्टर द वेदरिंग। ऐसे भी लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, बस मैं शब्द समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल, इस तरह से भी मिनरल्स आपको मिलेंगे। जैसे जो बॉक्साइट होता है ना, एल्यूमिनियम, वो एल्यूमिनियम ऐसे मिलता है कि जमीन के ऊपर से जमीन का जो हिस्सा सॉल्यूबल पार्ट था मिनरल्स का वो तो बह गया, जो रह गया वो रेसिडुअल पार्ट है, ठीक है। तो वो रेसिडुअल पार्ट ऑफ वेदर्ड मटेरियल कहलाएगा। समझ गए? बताओ वेटेज क्या है चैप्टर का सर मैं केक पे पानी क्यों ही मारूं, पूरा केक खाऊंगी। अबे चटोरे बच्चे मैंने एक एग्जांपल दिया तुम्हें, ठीक है। चलो क्लियर हुआ? वेन्स एंड लोड्स में क्या डिफरेंस है? जब वो थिन डिपॉजिट्स रहते तो वेन्स कहलाते हैं, जब वो थिक डिपॉजिट्स हो जाते हैं, थोड़े मोटे हैं, तो लोड्स कहलाएंगे, ठीक है, वही रहता है बस। अब चौथा मोड ऑफ अकरेंस क्या है मिनरल्स का, पता है? चौथा मोड ऑफ अकरेंस है प्लेसर डिपॉजिट्स। प्लेसर डिपॉजिट्स, अब प्लेसर डिपॉजिट समझना क्या है। तो ये पहाड़ है ना, अब ये पहाड़ है, अब यहां से एक नदी आएगी ऊपर से, पहाड़ पे से नदी बह के चले जाएगी इससे आगे, ठीक है, कल कल करते हुए नदी बहते हुए चले गई आगे पानी। तो हाँ, रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल कहाँ है? एक मिनट बुला लेना, बुला लो। हाँ हाँ ठीक है।
समझ में आ गया यहां तक? पहले बताओ इतना समझ में आएगी नहीं? इतना क्लियर है? अरे बता दो इतना क्लियर है कि नहीं? वेटेज देखो, मैं बता रहा हूं, वेटेज ऐसा है कि 20 नंबर की ज्योग्राफी आना है, 20 नंबर में सब कुछ आना है। यही पार्ट है चैप्टर का, जो थ्योरी है, जो समझना है। वेन्स, हाँ वेन्स में क्या है ना, जब थिनर पार्ट है तो वेन से, जब मोटे पार्ट है तो लोड्स है। रेसिडुअल मास ऑफ वेदर मटेरियल तक क्लियर है? बेड्स एंड लेयर्स क्या है? वही है कि वो थिकनेस पे डिपेंड करता है, कि ऐसे बेड्स, मतलब उसको बेड कह लो या लेयर कह लो, वो दोनों एक ही चीज है। कि जब आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में आपको मिनरल्स मिलेंगे, चकती की चकती मिल रही है, चकती समझते हो? अभी मकर संक्रांति पे तुम्हारे घर पे चकतियां बनेगी, ठीक है? चलो ठीक। अबे ब्लैक स्क्रीन नहीं है, वो उस समय आया था, मेरा पैर वायर पे चले गया था बस। तो ये हो गया रेसिडुअल मास ऑफ वेदर मटेरियल। प्लेसर डिपॉजिट समझ लो अब जरा, बस बस बस, शांत हो जाओ, शांत। अब प्लेसर डिपॉजिट समझो। तो प्लेसर डिपॉजिट में क्या होता है ना, जैसे एक पहाड़ से नदी उतरी, तो अब जब ये पहाड़ से नदी उतरेगी, तो पहाड़ से नदी जब उतरती है, तो पहाड़ से नदी उतरती है तो क्या करती है कि अपने साथ ऊपर से तोड़ फोड़ मचाते हुए लाएगी, है ना, बहुत सारा मिट्टी, कण, पार्टिकल, ये सब लेके आएगी पहाड़ से जब नदी उतरेगी तो अपने साथ बहुत सारा मिट्टी, कण, पार्टिकल्स, ये सारा सब कुछ लेके आती है। फाइन, ये सारा सब कुछ लेके आती है नदी, ठीक है, ये सारा सब कुछ लेके आती है। और ये सारा सब कुछ लाने के बाद में नदी क्या करती है, सारा सब कुछ लाने के बाद में नदियां यहाँ डिपॉजिट करते चले जाती है, ठीक है। यहाँ सारा सब कुछ नदियां जो है वो डिपॉजिट करते चले जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर से जब आ रही है तो ऊपर से तो स्लोप के साथ आ रही है, तो स्लोप के साथ सारा मटेरियल बहा के ले आएगी वो। लेकिन जब वो फुटहिल्स पे पहुंचेगी ना नदी, मतलब जब फुटहिल्स पे पहुंचेगी नदी, तो फुटहिल्स पे पहुंचते से वो क्या करेगी ना, सारा मटेरियल यहाँ पे पटक देगी, डंप कर देगी, डिपॉजिट कर देगी। फुटहिल्स पे पहुंचते सारा मटेरियल वहां डिपॉजिट कर देंगी। तो फुटहिल्स पे पहुंच के जब सारा मटेरियल वहां डिपॉजिट कर देंगी ना, तो वो डिपॉजिटेड मटेरियल जो है, ये समझ रहे हो, ये जो डिपॉजिटेड मटेरियल है, यही प्लेसर डिपॉजिट कहता है। समझ में आ रही मेरी बात? तुमने देखा होगा क्या कि जहां पे नदी जैसे घूम रही होती है, जहां से नदी उतर के जहां से सीधी हो रही होती है, उस जगह पे बहुत सारी मिट्टी आके डिपॉजिट होती जाती है। क्यों? क्योंकि मिट्टी नदी ऊपर से तो ले आई अपने साथ, फोर्स से तो ले आई, लेकिन जहां से टर्न लिया तो वो कोने पे बोलेगी मिट्टी तुम यही रहो, मैं जाती हूं आगे, है ना। तो नदी अपना सारा डिपॉजिटेड वर्क जो है, वो डिपॉजिशन का काम यहाँ पे कर देती है फुटहिल्स पे। फुटहिल्स मतलब कि जो पहाड़ों के बेस रहते हैं, पहाड़ों के बेस पे सारा मटेरियल डिपॉजिट तो कर देती नदी, ठीक है। पहाड़ों के पैरों पे मटेरियल जो है अपना सारा डिपॉजिट तो कर देती है नदी। और यहाँ पे जो डिपॉजिटेड मटेरियल रहता है, तो ये डिपॉजिटेड मटेरियल जो रहता है, इसी के अंदर आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, इसी के अंदर आपको सोना, चांदी, ये सब मिलेगा। तो गोल्ड वगैरह जो है तो प्लेसर डिपॉजिट के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चौथा हो गया प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट क्लियर है? बताओ, क्लियर हुआ? डिपॉजिट मतलब जमा हो जाना, ठीक है। प्लेसर डिपॉजिट, हाँ हाँ, प्लेसर डिपॉजिट समझ में आ गया। और पांचवा जो है, तो पांचवा बड़ा सिंपल, सीधा, स्ट्रेट है। क्या है पांचवा? पांचवा है आपका मिनरल्स आर आल्सो फाउंड इन ओशियन वाटर। मिनरल्स आपको ओशियन वाटर में भी मिल जाएंगे, ये पांचवा पॉइंट है आपका, ठीक है। पांचवा है ओशियन वाटर। तो अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, सॉल्ट कहां मिलता है आपको? नमक के पानी के अंदर। तो ये समुद्र है अगर, तो समुद्र के अंदर ये पानी है, ठीक है। इस समुद्र के पानी में आपको यहाँ बेस में डिपॉजिटेड मिनरल्स भी मिल जाएंगे, या फिर पानी के अंदर भी मिल जाएंगे, जैसे ब्रोमाइन हो गया, क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट हो गया हमारा। तो ये सब कुछ आपको ओशियन वाटर के अंदर मिल जाएगा। दुनिया का सबसे ज्यादा मिनरल पता कहां है? ओशियन वाटर के अंदर है। दुनिया का सबसे ज्यादा मिनरल ओशियन वाटर के अंदर ही मिलता है। तो ये आपका ओशियन वाटर में मिनरल्स पाए जाते हैं। 5 मोड ऑफ अकरेंस है मिनरल्स की, 5 तरीके से आपको मिनरल्स मिलते हैं। अब बताओ, क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? पोपलू दिखा दो सर। अब क्या पोपलू को घर ले जाओगे क्या तुम्हारे? ठीक है, देखो पोपलू भी खुश है, क्लियर है ना? हाँ, खुश हो गया, देखो देखो देख, मुस्कुरा रहा है, ठीक है। चलो
साइंस टीम से मिलवा तो दिया। रेसिडुअल मास ऑफ वेदर मटेरियल एक बार और समझा दो बाबू। क्या हो रहा है समझना, सिंपल चीज कि जमीन के ऊपर मिनरल है। अब डेफिनेशन पढ़ो इसकी क्या है, ठीक है। तो ओशन वाटर में आपको ट्रेसेस ऑफ मिनरल मिल जाते हैं, जैसे कॉमन सॉल्ट वगैरह। प्लेसर डिपॉजिट क्या है कि मिनरल्स में अकर एज एल्यूवल डिपॉजिट, तो जो पहाड़ से नदी आ रही तो वो एल्यूवल डिपॉजिट के फॉर्म मिल जाएगा, कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट। जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम आपको ऐसे मिलेगा। रेसिडुअल मास क्या है ना कि जैसे आप देखोगे कुछ रॉक जो रहती है जो डिकम्पोज होती है, उनका डिकम्पोजिशन होता है सरफेस रॉक का, और जो ऊपर का सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, तो वो जो पानी में मिल सकता है ना, वो पानी में मिलने वाला सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट तो बह जाता है पानी के साथ में। रह क्या जाता है, रह जाता है जो बहेगा नहीं वही रहेगा। वाह, जो बहेगा नहीं वही रहेगा। तो जो बह गया वो बह गया, और जो रह गया वो रह गया। मतलब कि मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर जब पानी, हवा, प्रेशर, धूप, ये सारी चीजें काम करती है, मिट्टी टूटती है। तो उसी के कारण क्या होता है, सरफेस रॉक का डिकम्पोजिशन होता है, एंड द रिमूवल एंड देयर इज रिमूवल ऑफ द सॉल्युबल कंस्टिट्यूएंट्स। जो पानी के साथ बह के निकल जाएंगे वो सॉल्युबल कंस्टिट्यूएंट्स तो रिमूव हो जाते हैं। बच क्या जाता है, बच जाता है लीविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। तो वेदरिंग के बाद में, टूट फूट के बाद में जो ठोस पदार्थ था, जो मिनरल था एक्चुअली में, वो बच जाएगा। तो वो जब बच गया, तो जो मिनरल बच गया उसके अंदर ओर्स है, ठीक है, तो उन मिनरल्स को फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे एल्यूमिनियम वगैरह जो है वो आपको इसी तरीके से मिलते हैं, ठीक है। तो ये देखो, अब यहां पे मैंने डायग्राम भी बनाया, तो ये वेन्स और लूट्स के फॉर्म में ऐसे मिलेंगे, ठीक है। फिर क्या हो गया आपको, जैसे एक स्ट्रेटा है पूरा कोल का, तो ये बेड्स एंड लेयर्स के पार्ट में रहेंगे, ठीक है, ये वो हो गया। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में इसमें पानी वानी होगा, तो जो बह जाएगा वो बह जाएगा, और ये जो रह गया रेसिडुअल मास, तो ये रेसिडुअल मास है, ठीक है। इसको आप मिनरल की तरह यूज कर लेते हो। फिर क्या, एल्यूवल प्लेसर डिपॉजिट, मतलब ये मिट्टी के जो कण ऊपर से आ रहे हैं नदी के साथ, वो, ठीक है, गोल्ड वोल्ड मिल गया आपको। और ओशन वाटर में जैसे सॉल्ट वगैरह, ये ठीक है, सिंपल एग्जांपल समझ में आना चाहिए। क्लियर है? चलो आ जाओ, इस सवाल का जवाब दो। यही थ्योरी पार्ट था बस इस चैप्टर में मेन, ठीक है। क्लियर है? एक बार घुमा के लाना दोस्त है। ठीक है, चलो गुड। क्वेश्चन देखो क्या है, असर्शन दिया गया, सर्टेन मिनरल्स में अकर एज एल्यूवल डिपॉजिट इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स। दीज आर यूजुअली मिनरल्स दैट आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन, अरे रे 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 भाई 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 भाई, अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या है। बताओ, 2025 में आया हुआ सवाल है ये, इस साल एग्जाम में आया था आपके सीनियर्स के, आपके भी आ जाए तो बोलना मत कि बताया नहीं। कल इंग्लिश की मैराथन करी थी, कितने बच्चों ने करी थी कल इंग्लिश की मैराथन? चलो बताओ, बताओ बताओ। 3, जल्दी बोल दे दो, इसका आंसर दे दो फटाफट, आंसर दो जरा तेजी से। अब इसके बाद चैप्टर जो है ना, अब इसके बाद चैप्टर में फैक्ट्स है। तो जैसे अपन ने मिनरल्स समझ लिया, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स समझ ली। अब मिनरल किस प्रकार के होते हैं, तो कुछ मेटालिक मिनरल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। मेटालिक मिनरल्स मतलब जिनके अंदर मेटल है, आयरन वाले, ठीक है। तो नहीं, अब मेटालिक मिनरल में भी फेरस होते हैं और नॉन फेरस होते हैं। फेरस मिनरल्स वो जिनके अंदर आयरन होता है, तो आयरन और वगैरह ये वो। तो अब इनका फैक्ट्स है कि कौन से मिनरल कहां मिलते हैं। तो अब जो आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको फैक्चुअल चीजें, तो फैक्चुअल चीजें आपको बस कनेक्ट करते चलना है। इसका राइट आंसर देखो, बोथ ए एंड RR2 एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों? क्योंकि सर्टेन मिनरल्स में अकर एज एल्यूवल डिपॉजिट इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड बेस ऑफ हिल। तो एल्यूवल जो प्लेसर डिपॉजिट है उसकी बात कर रहे हैं कि कुछ मिनरल्स आपको एल्यूवल डिपॉजिट की तरह यहां मिलेंगे बेस ऑफ हिल पे। बात सही है। अब बेस ऑफ हिल पे कौन सा मिनरल मिलेगा? वही मिनरल जो कोरोड नहीं होता है वाटर से, मतलब वाटर से जो खराब नहीं होगा, जिसको जंग नहीं लगेगी, जो खत्म नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि पानी लेके तो आया ऊपर से उन मिनरल को, और उन मिनरल को यहाँ डिपॉजिट कर दिया, तो अब वो यहाँ पे डिपॉजिटेड है, उनके ऊपर से पानी बहता जाएगा, लेकिन वो पानी से खत्म नहीं होंगे। तो जो मिनरल्स वाटर से कोरोड नहीं होते, खत्म नहीं होते, वो मिनरल्स आपको यहाँ मिलेंगे, जिनके ऊपर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो मिनरल्स आपको इस तरह से मिलेंगे। तो बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में आया? हमेशा असर्शन को क्वेश्चन बनाया करो कि असर्शन क्या कहना चाह रहा है, तब आपको पता चलेगा कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट। पोल रॉन्ग नहीं है, पोल सही है, बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज दी। अरे यार, बी किसने सेलेक्ट किया? मैंने नहीं किया, हैंड्स अप, मैंने नहीं किया। बी सेलेक्ट हो गया। राइट आंसर इसका ए है, राइट आंसर इसका ए। आ जाओ, चलो देखते हैं किन किन बच्चों ने गलत आंसर दिए। आरव, अजिंक्य लक्ष्मण, सुरभि अग्रवाल, रेहान, सूरज वर्मा, ऋचा, काव्या, तन्मय, पीके स्टूडेंट और उत्कर्ष, ये सारे बच्चे जो इनने गलत आंसर दिए। क्या करते हो यार दोस्तों? ये सारे बच्चे वो जिन्होंने गलत आंसर दिया। हाँ, रॉन्ग पोल हो गया था, पोल रॉन्ग हो गया था, बाकी राइट आंसर है इसका। तो अब मैंने मिनरल्स का मोड ऑफ अकरेंस और ये सारी चीजें जो बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट था वो समझ लिया। तो अब अपन क्या करते हैं ना, अब अपन अबे खुल क्यों जा रहा है डब्बा? यहां लगा देगा। अब अपन क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स पढ़ते हैं कि मिनरल्स को कैसे कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है ना। क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स पढ़ेंगे अब। हाँ, रिजल्ट गलत है। ए इज द राइट आंसर। एक बच्चा बोल रहा सर मेरा कीचेन नहीं आया, उसकी जगह पोपलू दे दो। वाह, स्वार्थी बच्चे। इतना कुछ दे रहे हैं तुम्हें, उसमें तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या कि तुम्हें मेरा पोपलू पे नजर आ गई? अच्छा, इतना कुछ दे रहे हैं, मुझे ध्यान आया। एक चीज बताता हूं मैं तुम्हें। तुम नेक्स्ट टॉपर्स को कब से जानते हो? बताओ जरा मुझे एक बार चैट में, कब से जानते हो नेक्स्ट टॉपर्स को तुम लोग? बस 2 मिनट 5 मिनट लूंगा तुम्हारे, एक बहुत मजेदार चीज बताता हूं मैं तुम्हें। बताओ। 4 साल से? अबे 4 साल तो हुए नहीं, नेक्स्ट टॉपर्स को झूठ बोलता है, मारूंगा। 4 साल से जानता हूं। एनर्जी कल पढ़ा दीजिएगा। ना कल नहीं, आज ही करेंगे, अभी अपन कंटिन्यूटी में करेंगे। अभी अब आगे फैक्ट्स है सारा। तो हमने जिस उत्साह के साथ नेक्स्ट टॉपर्स को शुरू किया था ना, वो उत्साह क्या था पता है तुम्हें? कि 2 साल पहले यही टाइम पीरियड था, हम तीनों मिले और हम तीनों ने तय किया कि यार बच्चा अलग अलग जगह पढ़ रहा है 10th में। मुझे पता है कि मुझसे सोशल साइंस पढ़ रहा है, प्रशांत देव को पता था कि वो साइंस पढ़ा रहे हैं, सुविधा को पता था आपके कि वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं। तो बच्चा अलग अलग जगह पढ़ रहा है, तो लेट अस कम टुगेदर। एक जगह बच्चे को सब कुछ मिल जाएगा, बच्चा खुश और चीजें कन्वीनियंट हो जाएगी। कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं सोचा था हमने, सिर्फ ये सोचा था कि अलग अलग पढ़ा रहे हैं, एक साथ पढ़ा लेते हैं, मजा आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक बार साथ पढ़ा के देखते हैं क्या ही हो जाएगा। ट्रेंड चल रहा ना मीम वाला, तो फिर वो वैसा। तो हाँ, तो हमने उस उम्मीद के साथ नेक्स्ट टॉपर्स को शुरू किया था कि हम एक साथ आके 10वीं के बच्चे जो उनके लिए बेहतरीन कर पाए। फिर क्या हुआ, हमें पता चला कि यार बेहतरीन नहीं हो गया, बहुत बेहतरीन हो गया। कैसे बहुत बेहतरीन हो गया? कि पूरा देश पढ़ रहा है। फिर हमने 9th के बारे में भी सोचा कि क्यों ना 9th के बारे में भी कुछ सोचा जाए, क्योंकि 9th के बच्चे भी वही चाह रहे थे कि भैया हमारे सीनियर्स को पढ़ा दिया, हमें क्या कांटे लगेगा, हमें भी पढ़ा दो। मतलब ठीक है, 9th को भी पढ़ा देते। फिर हमें पता ही नहीं चला, मैंने 11th 12th को पढ़ाना शुरू कर दिया। 11th 12th के लिए टीम बन गई, हम 3 से 33 हो गए। ठीक है, 3 से 33 हो गए, टीम बन गई। टीम बनने के बाद में आप देख रहे हो कि 11th 12th को भी उतना ही प्यार मिल रहा है। फिर क्या हुआ कि हमने ये आइडेंटिफाई करा कि यार प्रॉब्लम्स हैं, देयर आर प्रॉब्लम्स। तो हमें ये एहसास हुआ कि बच्चों को, लेकिन हमें तो दिल से पढ़ाना है, हम उस पर फोकस कर रहे थे। फिर लोगों को ऐसा लगा कि अबे क्या ये स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, इनसे क्या होगा, और इस टाइप से। तो लोग हमें अंडर एस्टिमेट करने लगे। तो अब वो ये ना कि मैन व्हेन इट कम्स टू ईगो, तो हमने बोला कि ना, जहां जहां समस्या दिखेगी वहां वहां समाधान निकालेंगे। तो आप देख रहे हो कि मिशन जीत पे आपके शुभित भैया काम कर रहे हैं बेहतरीन तरह से, और इवेंचुअली हम सब मिलकर उसको बहुत मजबूत बनाएंगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती हो मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि ये बस शुरुआत है। मैं तुम्हें एक मजेदार चीज बताता हूं। तो आप में से कितने लोगों के भाई बहन ऐसे हैं जो अभी छोटी क्लासेस में हैं? क्योंकि ये बोलते हैं ना
कि हम अलग अलग पढ़ा रहे, तो कोई बोल रहा है कि मैंने आपसे 6 से पढ़ा हूं, कोई बोल रहा है कि मैं आपसे 7 से पढ़ा हूं, ये पढ़ा हूं, वो पढ़ा हूं। लेकिन हम साथ मिलकर अगर आपको 6-7 से पढ़ाने लग जाते तो सोचो आज 10वीं का सफर कितना और सुहाना होता, कितना सॉलिड फाउंडेशन आपका बन गया होता। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मजा तभी आता जब आपको लोग क्या करते हैं ना, आपको अंडरडॉग समझते हैं, आपको ये समझते हैं कि यार आपसे नहीं हो पाएगा। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं कि अब तो शुरुआत हुई है और नेक्स्ट टॉपर जूनियर्स भी आपके लिए आने वाला है बहुत ही जल्द। ये जो नेक्स्ट टॉपर जूनियर आपके लिए आएगा ना, तो आप तो सीनियर हो जाओगे, लेकिन आपके बहुत सारे भाई बहन जो हैं उनका भविष्य आप हमारे सुपुर्द छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे हमने बताया आपको क्या कि हम देश का भविष्य बनाते हैं, तो उसी भविष्य बनाने की डायरेक्शन में एक कदम और आगे बढ़ते हुए बहुत जल्द आपके लिए एक और मजेदार सरप्राइज आने वाला है, एंड दैट इज नेक्स्ट टॉपर्स जूनियर्स। ठीक है? और ये जो बच्चा बोल रहा है कि 4 साल से नेक्स्ट टॉपर्स को जानता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम फ्यूचर से आए हो ना, जब 4 साल का हो जाएगा तब तो बोलेंगे ना लोग कि 4 साल को जानता हूं। तुम तो जानोगे ना जब से 4 साल का जानता हूं करके। ठीक है, चलो अभी के तो मैं बस इतना बोलूंगा कि जस्ट वेट एंड वॉच, नेक्स्ट टॉपर्स जूनियर्स इज कमिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपर्स जूनियर आने वाला है, तब तक के लिए जय नेक्स्ट टॉपर्स। इधर ध्यान दो क्लास में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स जो है, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स वाली जो चीज है उस पर फोकस करते हैं। क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स क्या है? क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स कि मिनरल्स तो बहुत सारे मिनरल्स है, जैसे अपने स्टार्टिंग में देखा कि मिनरल्स मेटालिक होते हैं, नॉन मेटालिक होते हैं, एनर्जी मिनरल्स होते हैं। तो अब पूरा फैक्ट है कि मिनरल्स को अगर हम देखें तो मिनरल्स आपको देश के अलग अलग हिस्से में मिलेंगे, जैसे पेनिनसुला रॉक जो है, वेस्टर्न घाट जो है, ईस्टर्न घाट जो है, राजस्थान जो है, इन जगह पे मिनरल्स मिलते हैं। अब मिनरल्स का जो मैंने चार्ट स्टार्टिंग में आपको बताया था ये वाला, कि कुछ मिनरल्स क्या होते हैं ना, मेटालिक मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर मेटल है। मेटल है मतलब जिनमें से टन से आवाज आती है, जिनके अंदर धातु होती है, तो वो मेटालिक मिनरल्स होते हैं। ठीक है, वो आपके मेटालिक मिनरल्स होते हैं, ये आपके मेटालिक मिनरल्स होते हैं। मेटालिक मिनरल्स में भी क्या होता है ना, कुछ मिनरल फेरस मिनरल्स होते हैं। फेरस मिनरल मतलब जिनके अंदर आयरन है, जिनके अंदर लोहा रहता है। तो जैसे आयरन ओर, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, ये सारे वो मिनरल्स है जिनके अंदर आयरन होता है। नॉन फेरस मतलब कि मेटालिक मिनरल तो है जिनमें आवाज आएगी टन से, लेकिन उनके अंदर लोहा नहीं है। लोहा नहीं है तो क्या है, वो कॉपर होते हैं, वो लेड होते हैं, वो टिन होते हैं, वो बॉक्साइट होते हैं। तो ये नॉन फेरस मिनरल्स हो गए। फिर नॉन फेरस के बाद में क्या है, कुछ मिनरल्स होते हैं जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं, जो प्रीशियस होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनियम हो गया, है ना। तो ये मेटालिक मिनरल्स की कैटेगरी। और वैसे ही कुछ मिनरल्स क्या होते हैं, नॉन मेटालिक होते हैं। मतलब नॉन मेटालिक यानी कि जिसके अंदर टन से आवाज नहीं आती है। ठीक है, तो जैसे क्या है, माइका, सॉल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ये सारे के सारे नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, ये सब नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। तो मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स। फिर वैसे क्या है, एनर्जी मिनरल्स होते हैं कुछ, वो मिनरल्स जिनके अंदर क्या है ना, जिनके अंदर एनर्जी होती है। एनर्जी अभी आगे पढ़ेंगे। तो अपन पहले क्लासिफिकेशन में अगर फेरस मिनरल्स को समझे, तो फेरस मिनरल्स क्या है? फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स जिनके अंदर आयरन है। तो ये आयरन वाले मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, अब आयरन मिनरल्स की बात करें तो आयरन अपने आप में एक फेरस मिनरल्स की कैटेगरी है ना। तो आयरन मिनरल की बात करें तो मैग्नेटाइट जो होता है, आयरन के टाइप बता रहा हूं, फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन है मैग्नेटाइट, जिसके अंदर बहुत हाई कंटेंट होता है, अप टू 70% आयरन देखने को मिल जाएगा। हेमेटाइट जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल ओर है। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज में ज्यादातर यूज होता है, जिसका 50 से 60%, क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर आप बात करेंगे किसकी, मैग्नेटाइट की, तो मैग्नेटाइट फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ आयरन ओर तो है, लेकिन उतना ही महंगा भी होगा। तो इंडस्ट्रीज में आपको ठीक ठीक वाला मिनरल, ऐसा बोलते हैं ना कि ठीक ठीक वाला प्रोडक्ट दे दो, सबसे अच्छा भी नहीं चाहिए, सबसे खराब भी नहीं चाहिए, ठीक ठीक वाला जो मिनरल है तो वो हेमेटाइट होता है। आयरन ओर के 2 टाइप होते हैं, एक मैग्नेटाइट, एक हेमेटाइट। ठीक है, आयरन पहला फेरस मिनरल है। तो पहले फेरस मिनरल में अपन क्या पढ़ रहे हैं, एक मैग्नेटाइट है, एक हेमेटाइट है, 2 तरह के आयरन ओर होते हैं। मैग्नेटाइट ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है, हेमेटाइट इंडस्ट्रियल आयरन कहा जाता है, जिसमें 50 से 60% तक का आयरन कंटेंट रहता है। अब आयरन ओर माइंस कहां है देश में, फैक्ट है क्योंकि पूरा, तो देखो 4 बेल्ट दिए गए हैं आपको, आपकी उसमें 4 बेल्ट दिए गए हैं। आयरन ओर माइंस कहां है, तो ये 4 बेल्ट दिए गए हैं। ठीक है, कंट्री के ये 4 बेल्ट दिए गए हैं। जैसे पहला बेल्ट आपको जैसे देखने को मिल रहा है क्या, तो ये वाला बेल्ट है, उड़ीसा झारखंड वाला बेल्ट जो है,
तो उड़ीसा झारखंड बेल्ट हो गया, जहां पे गोवा, नोआमुंडी, मयूरभंज ये सारी माइंस है। दूसरा बेल्ट आपका ये है छत्तीसगढ़ वाला, ठीक है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर वाला जो बेल्ट है, तो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर वाला बेल्ट जो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर, ये यहाँ पे आयरन मिलता है। तीसरा आयरन ओर बेल्ट कहाँ है आपका, बेल्लारी चित्रदुर्गा चिकमंगलुरु टुमकुर, ये बेल्लारी चित्रदुर्गा चिकमंगलुरु टुमकुर वाला बेल्ट, ठीक है, ये वाला आयरन ओर माइन का एक है। और तीसरा है ये महाराष्ट्र गोवा बेल्ट जो है, तो ये महाराष्ट्र गोवा के आसपास जो आपको आयरन ओर बेल्ट मिलेगा। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 मेजर बेल्ट है। बेल्ट मतलब जॉन सीना नहीं वाला बेल्ट नहीं है, बेल्ट मतलब कि क्षेत्र, 4 क्षेत्र जहां पे आपको आयरन ओर्स मिलेंगे। तो वो आपका ये 4 एरियाज हैं। इन चारों एरियाज में कहां कौन सी माइन है वो ध्यान रखना होता है। तो अब अगर अपन जैसे देखें इस पे, तो पहला जो मेजर आयरन ओर बेल्ट है, पहला जो मेजर आयरन ओर बेल्ट है, पहला मेजर आयरन ओर बेल्ट कौन सा है, ओडिशा झारखंड बेल्ट, ठीक है। तो इसमें बादाम पहाड़, गोवा, नोआमुंडी, ये सारी माइंस है वहां पे। दूसरा है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, तो इसमें बेलादिला हिल्स जो है वहां पे सुपर हाई ग्रेड का आयरन ओर मिल जाएगा, जापान और कोरिया को एक्सपोर्ट किया जाता है। फाइन। फिर कर्नाटका में आपको बेल्लारी चित्रदुर्गा चिकमंगलुरु टुमकुर बेल्ट जो है, ठीक है, बेल्लारी चित्रदुर्गा चिकमंगलुरु टुमकुर कुद्रेमुख माइंस के आसपास, यहाँ पे बहुत सारा आयरन ओर का कंटेंट मिल जाएगा आपको, 100% एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये जो याली बेल्ट है, याली बेल्ट से जितना भी मिनरल प्रोड्यूस होता है उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं हम। ये यहाँ पे न्यू मैंगलोर पोर्ट है, न्यू मैंगलोर पोर्ट से सीधा एक्सपोर्ट होता है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ, ठीक है। पाइपलाइन है चिकमंगलुरु टुमकुर बेल्ट से कुद्रेमुख माइन से सीधे मैंगलोर पोर्ट तक पाइपलाइन के थ्रू स्लरी बना के, स्लरी मतलब उसको पानी के साथ मिक्स करके फिर आगे बहा देते हैं, ऐसे मिनरल्स को आगे पोर्ट तक पहुंचाया जाता है। फिर गोवा महाराष्ट्र बेल्ट जो है, तो मॉडरेट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर यहां मिल जाएगा आपको, 4th वाला मारमागांव पोर्ट पास में, वहां से फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो 4 बेल्ट्स हैं। अब देखो ये मैं बता रहा था चैप्टर में फैक्ट्स हैं, तो ऐसे फैक्ट्स हैं मेजर आयरन ओर बेल्ट कहां है। मेजर फेरस मिनरल में आयरन है, आयरन के 2 टाइप होते हैं और ये 4 एरियाज हैं, सिंपल इतना। मैंगनीज भी एक फेरस मिनरल है। मैंगनीज एक फेरस मिनरल, इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, फेरोमैंगनीज अलॉयज, ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड, पेंट्स। तो जब स्टील का प्रोडक्शन होता है ना, तो मैंगनीज का इस्तेमाल किया जाता है। जो आयरन फर्नेसेस रहते हैं, ब्लास्ट फर्नेसेस, उसमें डाला जाता है इसको, और मैंगनीज को कोल को और आयरन ऊपर डाला जाता है, तब जाके स्टील निकलता है, ठीक है। तो स्टील का प्रोडक्शन के लिए मैंगनीज जरूरी है। मैंगनीज के अंदर क्या रहती है, वो स्ट्रेंथ देता है स्टील को, ठीक। तो उसके बाद में ब्लीचिंग पाउडर में, इंसेक्टिसाइड्स में, पेंट्स वगैरह में मैंगनीज का इस्तेमाल होता है। तो ये एक फेरस मिनरल है। और मैंगनीज के मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जैसे अगर देखोगे तो मध्य प्रदेश लार्जेस्ट मैंगनीज प्रोड्यूसिंग स्टेट है। 33% ऑफ द मैंगनीज इन द कंट्री इज प्रोड्यूस्ड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, ये स्टेट्स में प्रोड्यूस होता है। अब इस पे 1 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे, कैसे कि मैंगनीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, और ऐसे क्वेश्चन आए भी एग्जाम में, समझ में आया? तो वो फैक्ट्स ध्यान रखना है, क्योंकि पूरा चैप्टर फैक्चुअल है। अब नॉन फेरस मिनरल्स की बात करें, नॉन फेरस मतलब कि वो मेटालिक है, मेटल है, टन से आवाज आएगी, लेकिन उनके अंदर क्या है कि लोहा नहीं है। तो जैसे कॉपर आ गया, तो कॉपर एक मिनरल हो गया। तो कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। आपने देखा है कि कॉपर के क्या बनते हैं, वायर बनते हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में कॉपर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। दी बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस इन राजस्थान एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, ठीक है। तो ये सारे जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर है, ठीक है। कौन कौन से, ये जो बालाघाट माइंस हो गई, ठीक है, खेतरी माइंस हो गई, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड हो गया, ये सब दीज आर दी लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर, ठीक है। ये कॉपर का हो गया आपका फेरस में, नॉन फेरस में एक कॉपर हो गया। दूसरा क्या है, बॉक्साइट। अब कॉपर के बाद में बॉक्साइट भी, ये क्योंकि पूरे फैक्ट्स है, बॉक्साइट भी एक नॉन फेरस मिनरल है। बॉक्साइट क्या होता है, तो बॉक्साइट मतलब जो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से ही बनता है। मतलब बॉक्साइट लेते हो आप, बॉक्साइट को प्रोसेस करते हो, उससे एल्यूमिनियम बनता है। तो एल्यूमिनियम इज फॉर्म फ्रॉम बॉक्साइट। एल्यूमिनियम कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल सच एज आयरन, ठीक है, विद एक्सट्रीम लाइटनेस एंड आल्सो विद गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मेलेबिलिटी। तो एल्यूमिनियम है ना एक बहुत राजा टाइप की चीज हो गई, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेंथ है स्टील के जैसी, लेकिन हल्का होता है। तो एल्यूमिनियम इसीलिए ना इंडस्ट्रियल यूज में बहुत ज्यादा है। तो आप कार की बॉडीज देख लो, एल्यूमिनियम से बनती है। एयरक्राफ्ट की बॉडीज देख लो, एल्यूमिनियम से बनती है। साथ ही साथ मिलेबल है, कूट कूट के उसकी चक्ति बना दो आप, ठीक है, पतली पतली शीट्स बना सकते हो। वायर भी बनते हैं एल्यूमिनियम के। तो एल्यूमिनियम इज नोन फॉर इट्स एक्सट्रीम लाइटनेस, स्ट्रेंथ, गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मिलेबिलिटी, ठीक है। तो बॉक्साइट आपको मेनली कहां मिलेगा, तो जैसे मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देखेंगे तो कंट्री का 65% बॉक्साइट जो आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा। तो मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है, तो अमरकंटक प्लेटू जो है, छत्तीसगढ़ वाला एरिया जो है, मैकाल हिल्स एंड द प्लेटू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी, पूरा ओडिशा छत्तीसगढ़ वाला रीजन आ गया।
इट इज मेजरली फाउंड इन ओडिशा। ओडिशा में आपको मेजरली मिलेगा एल्यूमिनियम। नॉन फेरस हो गए। नॉन फेरस के बाद में आ जाओ नॉन मेटालिक मिनरल्स पे। नॉन मेटालिक मिनरल्स मतलब कि वो मिनरल जो मेटल नहीं है लेकिन मिनरल्स है। तो कौन कौन से मिनरल्स के बारे में बताया गया? जैसे माइका के बारे में बताया गया है। माइका क्या है? तो माइका एक तरह का जैसे एक मिट्टी टाइप की चीज है जिसको आप ऐसे नाखून से खुरेज भी सकते हो, जो कि लेयर्स में पाए जाने वाला मिनरल है। उस माइका का यूज होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, ठीक है। तो मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल यूज इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू मतलब क्या है? वही ओडिशा झारखंड। एक मैं तुम्हें हैक बताता हूं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का। जब कभी डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने को आए ना, सब्जेक्टिव आंसर लिखने को आए कि जहां आपको पेन से लिखना है आंसर, और आप भूल रहे हो कि कौन सा मिनरल कहां मिलता है, तो आप छोटा नागपुर प्लेटू लिख सकते हो सेफर साइड पे, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेटू में लगभग आपको सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। तो जब कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा मिनरल कहां मिलता है, छोटा नागपुर प्लेटू लिख के आ जाना, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू मिनरल्स, सारे मिनरल्स लगभग आपको छोटा नागपुर प्लेटू में मिल जाते हैं। तो जैसे अगर अपन देखें तो मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल है जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है। कोदरेमा, गया, हजारीबाग बेल्ट जो है यहाँ पे भी आपको झारखंड में मिनरल मिलेंगे। अजमेर, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में भी माइका प्रोड्यूस होता है। माइका क्या होता है ना, गुड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है कि वो इंसुलेटर का काम करता है, करंट पास होने नहीं देता है। तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में उसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। फैक्ट्स हैं, ठीक है, आया समझ में? माइका तो अलमारी में लगाता है भाई, वो वाला माइका नहीं है, ये लकड़ी वाला माइका नहीं है, ठीक है। चलो अब नॉन मेटालिक में माइका हो गया। माइका के बाद में एक आता है रॉक मिनरल, जो पत्थरों में मिनरल मिल रहे हैं। तो पत्थरों में कौन सा मिनरल मिलता है? जैसे लाइमस्टोन है, तो लाइमस्टोन इज अ मिनरल विच इज फाउंड इन सैंड, ठीक है, मिट्टी में मिल रहा है। लाइमस्टोन के पत्थर वत्थर बनते हैं, ये सारा सब कुछ, ठीक है। ठीक है, रॉक मिनरल्स मतलब जो पत्थरों में मिल रहे हैं आपको। तो जैसे लाइमस्टोन जो है ना, तो लाइमस्टोन मतलब अपने घर के कंस्ट्रक्शन वगैरह में भी यूज होता है, चूना जिसे कहते हैं वो, ठीक। तो फाउंड इन एसोसिएशन विद द रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, यूज्ड एज अ बेसिक रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। लाइमस्टोन के पत्थर भी बनते हैं सीमेंट इंडस्ट्री और स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल किया जाता है इसका, लाइमस्टोन का, चूने का, ठीक है। तो लाइमस्टोन भी एक रॉक मिनरल है। फाइन। मेजर प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन जैसे देखोगे आप, तो मेजर प्रोडक्शन यही राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स में होता है। राजस्थान में ज्यादा होता है, 23% ऑफ द लाइमस्टोन इज प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान। ये जो पाई चार्ट्स है ना, इन पाई चार्ट्स को देख लेना एक बार, क्यों? क्योंकि पाई चार्ट्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं और आंसर वही मिलेगा तुम्हें कि मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, कौन सा मिनरल प्रोड्यूस हो रहा है, ये वो। लेकिन पाई चार्ट्स पे एक बार नजर जरूर दौड़ा लेना, ठीक है। पाई चार्ट्स पे एक बार नजर दौड़ी होनी चाहिए। क्लियर? चलो बताओ जरा। तो मिनरल्स में मतलब वही है कि मेटालिक मिनरल्स में दो, फेरस, नॉन फेरस, ठीक है। फेरस में आपने आयरन और मैंगनीज देख लिया, नॉन फेरस में आपने कॉपर और एल्यूमिनियम देख लिया, बॉक्साइट। फिर उसके बाद में नॉन मेटालिक मिनरल्स में आपने माइका देख लिया और लाइमस्टोन देख लिया, खत्म। अब ये क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन ये है कि कॉपर, बॉक्साइट, माइका, मैंगनीज, अब बताओ किसकी क्या जोड़ी है? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। एक ऑप्शन गड़बड़ हो गया मुझे ऐसा लग रहा है ना, तुम्हें भी लग रहा है क्या? चलो देखते रुक जाओ। हाँ मतलब ठीक है, बाकी अगर सही है ना तो उससे मिला लेना। एक ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन मैं लगा दे रहा हूं, थोड़ा लॉजिक लगा के करना, हो जाएगा। एक ऑप्शन में बस लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। जैसे ये वो है ना, 4 है, 4, ये 4 है, यहां ये 4 रह गया है बस, ठीक है, बाकी सब सही है। वो 4 की जगह 5 लिख दिया, ठीक है।
अबे ऑप्शन रॉन्ग नहीं है। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा सब। अब तो तुम्हें सब पता चल गया होगा ना। ठीक है, कार्तिक सिंह राजपूत बेटा ब्लॉक कर दूंगा मैं, हाँ स्पैम करोगे तो पकड़ के दबा देंगे वहीं पे तुम्हें। यहां ऑप्शन सब ठीक है, बस वो एक थोड़ा सा एरर हो गया उसमें। रिमशा आंसर दो बेटा फटाफट जल्दी से। तो ये तो मिनरल्स वाला पार्ट हुआ। एनर्जी रिसोर्सेज अभी बचा है। एनर्जी रिसोर्सेज अब सट से कर लेते हैं, आ जाओ। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, खुद ही आंसर दे दिया। अब क्या करूं, थोड़ा सा स्लाइड में गड़बड़ हो गया, नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं चलता बेटा आंसर। देखो कॉपर जो है, तो कॉपर के जैसे अगर माइका की बात करें, माइका यूज इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। बॉक्साइट की बात करें तो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल केबल्स और यूटेंसिल्स बनाने के लिए आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इसका यूज होता है कॉपर। मैंगनीज जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील और पेंट्स में इस्तेमाल होता है, तो उस हिसाब से डी होता है। उस हिसाब से डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आप सामने से नहीं हटे तो पोल गलत हो गया। देख देख देख, नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा, है ना। खुद से नहीं बना, मेरे ऊपर डाल दी। रुक जाओ जरा, पानी पी लेने दो। पता लगे कि एसएसटी के टीचर नहीं रहे अब। चलो भाई, लीडर बोर्ड पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं मतलब, रुक जाओ। गौरी बिजलवान अगेन वंस अगेन ऑन दी लीडर बोर्ड। गौरी गौरी गौरी। शांतनु शर्मा, अबे तेरी प्यारी दिशा भाभी, क्या लिखता है ये बच्चा, बता तुझे। ठाकुर साहब, ऋषिका, अनुराधा, अजिंक्या, नीरज, सूरज और ओम, ये सारे बच्चे लीडर बोर्ड पर निकले, तालियां बजा दी जाए, ठीक है। हजार्ड्स ऑफ माइनिंग। अब देखो अपन ने मिनरल्स के बारे में पढ़ा, मिनरल्स को माइन किया जाता है, जमीन में से निकाला जाता है ना। तो मिनरल्स जो है, तो मिनरल्स के लिए जो माइनिंग की जाती है, तो माइनिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस, कुछ नुकसान है। क्या है कि जो माइनिंग है ना, तो इंपैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन दी हेल्थ ऑफ दी माइनर्स एंड दी इन्वायरमेंट। जब माइनिंग की जाती है तो देखो कोई भी चीज अगर आप देख रहे हो ना, कि अगर आप देख रहे हो तो ये घर बना, घर में पत्थर लगा, तो उस पत्थर को जमीन से निकाल के लाके आपके घर तक लगाने में बहुत एफर्ट लगता है, ठीक है, बहुत एफर्ट लगता है। तो हर एक चीज जिसमें एफर्ट लगती है ना, उसमें किसी ना किसी ने अपने आप को खपाया होता है, किसी ना किसी ने अपने आप को क्या किया होगा, समर्पित किया होगा। तो जब माइनिंग होती है, जो कोयला निकल के आता है, जो हमें नेचुरल गैस, पेट्रोलियम वगैरह बहुत आसानी से मिल जाता है, तो दीज आर वेरी रिस्की वेंचर्स, ठीक है। बहुत डर और बहुत रिस्क रहता है इसमें, बहुत डर और बहुत रिस्क रहता है। तो माइनिंग जो होती है, माइनिंग का क्या होता है ना, हेल्थ वेल्थ पे बहुत खतरनाक इंपैक्ट होता है, बहुत भीषण इंपैक्ट होता है, ठीक है। तो और प्रकृति को भी नुकसान होता है। तो जैसे माइनर्स फेस पल्मोनरी डिसीजेस, तो जो माइंस में काम करने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, जैसे माइंस हैं तो नीचे गैसेस रिलीज होती है, हार्मफुल गैसेस कभी कभी रिलीज हो जाती है। पृथ्वी के अंदर जहां कोयला है, वहां कोयले के वहां पे और दूसरी गैसेस भी होती है। तो अगर आदमी ने इनहेल करी तो उसको पल्मोनरी डिसीज, मतलब लंग्स से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, तो लंग्स से जुड़ी हुई बीमारियां हो सकती है। माइंस कोलैप्स एट टाइम्स, ठीक है। तो जो माइंस के अंदर लोग रहते हैं, तो एट टाइम्स इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड कि माइंस में कोलैप्स, ऊपर से धड़ से माइन गिर गई। जैसे रेड होल माइनिंग एक कॉन्सेप्ट होता है, जो मैंने बताया ना, कि जो वेन्स और लोड्स में, सॉरी बेड्स और लेयर्स में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक टनल बनाएंगे और टनल बना के नीचे उतरेंगे मिनरल को लेने के लिए। अब पता लग रहा है टनल बना के नीचे उतर रहे, ये नीचे उतरे और यहाँ अंदर गए और यहाँ मिनरल निकाल रहे, तो ऊपर में उतने में क्या होता है कि यहाँ पे जो वो थी, वो धड़ से नीचे आ गई, ठीक है। वो ऊपर से जो वो थी पूरी की पूरी बेड, वो नीचे धस गई। तो हजार्ड्स माइनिंग के मल्टीपल है, ठीक है। क्या मल्टीपल हजार्ड्स है, जिसे आप देखेंगे तो इंपैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन दी हेल्थ ऑफ दी माइनर्स, अगर हम देखें तो माइनर्स में फेस पल्मोनरी डिसीजेस, माइंस में कोलैप्स, आग लग सकती है, समझ में आ रहा है, आग लग सकती है अंदर ही अंदर, क्योंकि वहां तो गैस है और वहां एक चिंगारी लगी कि कोयले की खदान में
भुट्टा बन जाएगा आपका, ठीक है। तो माइंस में कोलैप्स, फायर्स, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन फ्रॉम द वेस्ट एंड स्लरी। अब जब माइनिंग होती है तो कचरा निकलता है, तो नदियों वगैरह में डंप कर दिया जाता है, जिससे एनवायरमेंट को दिक्कत होती है। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, जमीन खराब होती है जब जमीन को आप धधा 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 ड्रिल कर रहे हो तो, ठीक है। स्ट्रीम्स एंड रिवर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय माइनर्स एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज। तो दीज आर सम ऑफ द हजार्ड्स ऑफ माइनिंग। ये माइनिंग की नेगेटिव साइड है, लेकिन समस्या पे नहीं मेरे दोस्त, समाधान पे फोकस करना है। तो हाउ कैन वी कंजर्व या फिर हाउ कैन वी ओवरकम द हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल कैसे हो सकता है? तो देयर आर नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ माइन एंड माइनिंग ऑन माइनर्स एंड एनवायरमेंट, ठीक है। प्रकृति के ऊपर और जो माइनिंग का काम करते हैं उन लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है नेगेटिव तरीके से, और इसीलिए माइनिंग्स को क्या कहा जाता है ना, किलर इंडस्ट्री कहा गया है। और किलर इंडस्ट्री होने के साथ साथ में हमें यह भी समझना होगा कि मिनरल्स का कंजर्वेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस स्पीड से अपन खपत कर रहे हैं मिनरल्स की, जैसे मिनरल बन रहा है 1 किलो और हम खा रहे हैं मिनरल 10 किलो, तो वर्ल्ड बहुत पुराना है, दुनिया तो बहुत पुरानी है, तो उस दुनिया में, उस प्रकृति में हजारों करोड़ों किलो का रिजर्व है, लेकिन अब वो बनता है 1 किलो ही है डेली और हम खा रहे हैं अगर 10 किलो है, तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सब खत्म हो जाएगा। तो हमें यह समझना होगा कि जो रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट आर इनफाइनेटली स्मॉल, जिस स्पीड से मिनरल्स वापस बनते हैं वो स्पीड बहुत छोटी है, बहुत कम स्पीड से बनते हैं, लेकिन जिस स्पीड से हम क्या कर रहे हैं, उनका कंजम्पशन कर रहे हैं ना, द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मिनरल इज वेरी हाई। जिस स्पीड से हम मिनरल्स को कंज्यूम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए मिनरल्स का कंजर्वेशन जरूरी है। और वो कंजर्वेशन कैसे करोगे? तो कंजर्वेशन किया जा सकता है जब आप मिनरल्स को रिसाइकल करो, मेटल्स वगैरह को रिसाइकल कर लो। जैसे अगर आप देखते हो ना कि लोहा है, तो लोहा क्या होता है, लोहा अगर खराब भी हो रहा है तो उसको फेंकोगे नहीं, आप उसको रिसाइकल कर लो, ठीक है। तो रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स यूजिंग स्क्रैप मेटल्स एंड अदर सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। आप दूसरे कोई सब्स्टिट्यूट निकालो, तो जिससे मिनरल्स की जगह अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक जो एनवायरमेंट को पोल्यूट ना करे, वो एक अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ठीक है। अदर गुड क्वालिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स आर स्टेप्स इन कंजर्विंग मिनरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर, ताकि आप क्या कर पाओ, भविष्य में आने वाले रीयूज, रिसाइकल, इन चीजों पर फोकस करके भविष्य में होने वाली नीड्स जो है उनके लिए मिनरल्स को कंजर्व कर लो, ठीक है। तो ये मिनरल्स वाला पार्ट था पूरा। अब आ जाओ एनर्जी रिसोर्सेज वाले पार्ट पे, ठीक है। इसमें भी अगेन फैक्ट्स हैं सारे। बताओ, क्लियर है यहां तक? क्या डाउट है लाला? लोड्स, वेन्स एंड लोड्स क्या है? मतलब समझो ऐसा सिंपल है कि ये धरती मां है, धरती में मां है, ठीक है। इसके अंदर जब मिनरल्स थिन फॉर्म में मिलेंगे तो वो वेन्स है, और वही मिनरल्स जब थोड़ा थिक फॉर्म में मिलेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? लोड्स कहा जाएगा, ठीक है। उसको कहा जाएगा लोड्स, ठीक है, उसको कहा जाएगा लोड्स। क्लियर हुआ? आया समझ में? है ना? अबे छुट्टी ना मांगा करो मुझसे, बहुत गंदा आदमी हूं, बहुत मारता हूं मैं। पूछ लो तुम सुनील भैया से, एक दिन की बहुत पिटाई करी थी ने, छुट्टी मांगी थी तो छुट्टी नहीं देता मैं। क्लियर है? ओके, लोहरी की आप सभी को शुभकामनाएं। इधर आ जाओ। अब आते हैं एनर्जी रिसोर्सेज पे, मतलब वो रिसोर्सेज जिनसे हम क्या करते हैं, जिनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, जैसे कोल हो गया, इन सारे मिनरल्स से अपन क्या करते हैं, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग, कुकिंग, लाइटिंग, हीटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रनिंग इंडस्ट्रीज, हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए रहती है। अब एनर्जी रिसोर्सेज भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कन्वेंशनल, एक होते हैं नॉन कन्वेंशनल। फैक्ट्स हैं, समझते चलना। कन्वेंशनल रिसोर्स कौन से होते हैं? वो रिसोर्स जो पुराने समय से चला आ रहा है, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते, जो खत्म हो जाएंगे, जो नॉन रिन्यूएबल नहीं होते हैं, ठीक है, जो रिन्यूएबल नहीं होते, मतलब ठीक है, जो रिन्यूएबल नहीं होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। तो जैसे ट्रेडिशनल सोर्स विच आर नॉट रिन्यूएबल, ठीक है, सच एज फायरवुड, केटल, डंग, केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, हाइडल एंड थर्मल। तो जो पुराने समय से जिस तरह से हम एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है, वो सब के सब क्या है, वो सब के सब कन्वेंशनल सोर्स कहलाएंगे। दिक्कत क्या है इनके साथ में कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते, ठीक है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। दिक्कत क्या होते हैं कि एक दिन ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है, तो एग्जॉस्टेबल होते हैं,
एग्जॉस्टेबल मतलब एक दिन खत्म हो जाना है ये। अगर मान लो जैसे कोयला जो है, तो कोयला दुनिया में जितना है उतना कोयला लिमिटेड है ना, एक दिन सारा कोयला खत्म हो जाएगा दुनिया से। तो ये एग्जॉस्टेबल होते हैं, ठीक है। एग्जॉस्टेबल होने के साथ साथ में क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, मतलब ये अपने आप को रिन्यू नहीं करते हैं। ये मिनरल्स जो है, तो ये मिनरल्स क्या कर लेंगे, ये मिनरल्स एक दिन खत्म हो जाएंगे, है ना, और खत्म हो जाएंगे तो फिर अपने आप को रिन्यू नहीं करेंगे। जैसे सनलाइट की बात बताता हूँ, रोज सूरज निकलता है, रोज सनलाइट आती है, रोज मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी, सूरज थोड़ी ना खत्म होगा, तो वो रिन्यूएबल है, समझ में, वो रिन्यूएबल है। तो वैसे ही अगर अपन ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो वो सब नॉन कन्वेंशनल सोर्स में आ जाएगा। नॉन कन्वेंशनल मतलब जो अभी अभी आया है, जो नया नया आया है, जो ताजा ताजा आया है। तो क्लीन एंड सेफ एनर्जी रिसोर्सेस, क्लीन एंड सेफ एनर्जी रिसोर्सेज आर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो क्लीन एंड सेफ एनर्जी रिसोर्सेज विच आर रिन्यूएबल, ठीक है, जो अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं, जैसे सोलार, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। तो ये सोलार, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी, ये सारी की सारी एनर्जी नॉन कन्वेंशनल, जो नई है, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जो अपने आप को रिन्यू कर लेती है, वो नॉन कन्वेंशनल कहलाएगी, ठीक है। वो सारी एनर्जी रिसोर्सेज नॉन कन्वेंशनल कहलाएंगे। क्लियर है? तो अब एक एक करके समझते हैं। देखो, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बाद में नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनका चार्ट बना दिया। अब चार्ट बना के आपके लिए क्या आसान रहेगा ये समझना। चार्ट बना के आपको इनके की कैरेक्टरिस्टिक्स और की पॉइंट्स यही मिल जाएंगे, क्योंकि सारे फैक्ट्स हैं। तो फटाफट से एक बार समझते चलना। हाँ, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल समझ में आया? ठीक है, कन्वेंशनल, समझ में आया? बताओ। सूरज भी खत्म होगा भाई, सूरज नहीं खत्म होगा। सन इज लाइक अ फादर। क्लियर हुआ? बताओ, आगे ना। कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल दोनों में डिफरेंस, क्योंकि इस पे थ्योरी के पे क्वेश्चन आ जाता है। आज नेशनल यूथ डे है। यस 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 यस, नेशनल यूथ डे। क्यों मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, बताओ जरा। नेशनल यूथ डे को सिंबलाइज किया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म उत्सव के साथ। मतलब स्वामी विवेकानंद जी जो थे, तो उनका जन्म 12 तारीख को हुआ था, और स्वामी विवेकानंद जी को यूथ की आवाज माना जाता है। क्यों माना जाता है पता है? क्योंकि उन्होंने, वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहे इस धरती पर, लेकिन उन्होंने अपना समय जितना भी दिया इस धरती पर, उस समय में उन्होंने भारत की गरिमा में 4 चांद जोड़ दिए। विदेश में जाके उन्होंने क्या किया, भारत की जो कह सकते हैं ना, भारत का जो परिचय वो ऐसा दिया कि भारत को एक वसुदेव कुटुंबकम का देश बताया, भारत को एक ऐसी संस्कृति बताई जो महान थी, और उसको उसकी बोलते हैं ना कि देश कितना महान है, उस चीज को सिद्ध किया जाके उन्होंने। शिकागो की जो वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें। तो अगर हम बात करें कि क्या बोलो वर्ल्ड यूथ डे पे, तो मैं वही कहता हूं कि जैसे चिल्ड्रंस डे हो गया, यूथ डे हो गया, जो भी युवाओं से जुड़ी हुई चीज जो आती है, बच्चों से जुड़ी हुई चीज जो आती है, तो मुझे उसमें ये कहना रहता है क्या, कि यू पीपल आर द रीजन व्हाई वी कैन बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द नेशन। क्यों? क्योंकि तुम अगर सही हो तो हम निश्चिंत हैं कि देश सही होगा। और युवा ही तो संचार है किस चीज का, ऊर्जा का, ठीक है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग जो है ना, यंग लोग जो है, युवा लोग जो है, वो एक्टिव रहे, सही राह पे चले और देश का भविष्य बनाते रहे। समझे? तो दिस इज द पार्ट। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अपन समझते हैं फटाफट से कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब अगेन वही पुराना वाला जो कि नॉन रिन्यूएबल है, जो कि आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अपने समय के साथ में वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, वो सारा का सारा नॉन रिन्यूएबल या फिर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की कैटेगरी में आएगा। तो अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की कैटेगरी में एक है कोल, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है नेचुरल गैस और चौथा है इलेक्ट्रिसिटी। ये 4 वो पढ़ना है। अब कोल की बात करें अगर अपन, तो कोल की अगर बात करें, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं, लाओ तो सबको दिख जाएगा। कोल की अगर बात करें, ये मैं चार्ट दे दूंगा, हाँ तो इजी रहेगा इजी रहेगा। कोल की बात करें तो कोल क्या है? मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल इन इंडिया यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। ठीक है, मोस्ट अबंडेंटली फॉसिल फ्यूल की अगर बात करें
पावर जनरेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्रियल एनर्जी एंड डोमेस्टिक यूज में इसका इस्तेमाल होता है, फॉर्म्ड बाय कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। ठीक है, लाखों साल पहले जो प्लांट मटेरियल जो दब गए, तो वो प्लांट मटेरियल लकड़ी वकड़ी जो दब गई है, तो फिर वो हाई प्रेशर और हाई नीचे से टेम्परेचर ऊपर से प्रेशर है, ठीक है, तो उसके चक्कर में जो पिस गया नीचे, ठीक है, बीच में, तो वो दब के बाय द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर आपको कोल बनता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, कोल के अलग अलग टाइप होते हैं, 4 टाइप है। जैसे पीट एक टाइप होता है जो कि लो कार्बन कंटेंट होता है और हाई मॉइस्चर, थोड़ा नमी नमी वाला जो कोल रहता है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं रहती पीट के अंदर, पीट थोड़ा सा लिक्विड कोल टाइप रहता है। ठीक है, फिर आता है लिग्नाइट, सॉफ्ट ब्राउन कोल विथ हाई मॉइस्चर एंड मेन रिजर्व्स आर इन नेवेली। नेवेली तमिलनाडु में आपको ये वाला लिग्नाइट वाला कोल मिल जाएगा, नेवेली तमिलनाडु में। फिर उसके बाद में आप देखने को मिलता है क्या, ये हो गया। इसके बाद में आपको देखने को मिलता है बिटुमिनस। तो बिटुमिनस की अगर बात करें तो मोस्ट अबेंडेंटली अवेलेबल कमर्शियल कोल जो है बिटुमिनस जो रहता है, तो कमर्शियली यूज्ड कोल वो है। और तीसरा है मेटलर्जिकल कोल, जिसे कहा क्या कहा, रुको ये गड़बड़ हो गई, ये भी व्हाइट ही है, हाँ ये भी व्हाइट से कमर्शियली अवेलेबल है। रुकना, मैं व्हाइट करके इसको व्हाइट कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मेटलर्जिकल कोल नहीं है चौथा, ये इसी के लिए यूज किया गया है। किसके लिए? अपना जो बिटुमिनस है। पीट हो गया, पीट के बाद में आपका लिग्नाइट हो गया, लिग्नाइट के बाद में आपका बिटुमिनस है जो कि एक मेटलर्जिकल कोल है। मेटलर्जिकल कोल मतलब क्या है कि मेटल इंडस्ट्रीज वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मेटलर्जिकल कोल है लिग्नाइट, और लिग्नाइट के बाद में आपका आखिरी टाइप ऑफ कोल जो है वो है एंथ्रासाइट। हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल जो है वो एंथ्रासाइट होता है, जिसके अंदर कह सकते हो ना हाई कार्बन रिजर्व्स हैं। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि वो बहुत अच्छा है तो इंडस्ट्रीज को तो ठीक ठीक वाला प्रोडक्ट चाहिए रहता है ना, ठीक ठीक वाला, तो वो ठीक ठीक वाला प्रोडक्ट आपका कौन सा है? बिटुमिनस है। तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट 4 प्रकार के कोल के टाइप होते हैं। सबसे लो क्वालिटी का कोल है पीट, फिर सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल है एंथ्रासाइट, और जो इंडस्ट्रियली यूज किया जाता है, कमर्शियली यूज किया जाता है, उसका नाम है बिटुमिनस। क्लियर रहेगा? अब मेजर कोल फील्ड्स का है, तो जैसे मेजर कोल फील्ड्स की अगर बात करें, ठीक है, तो मेजर कोल फील्ड समझेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज और समझ लो कि 2 और टाइप के कोल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज। ये तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी हो गया कि पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, एंथ्रासाइट हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी आपने कोल्स को क्लासिफाई कर दिया। अब अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एज, तो एज के हिसाब से क्या होता है ना, जो मेजर कोल फील्ड्स है एज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक है गोंडवाना कोल जो 200 मिलियन ईयर ओल्ड है। 200 मिलियन ईयर ओल्ड, 200 साल नहीं बोल रहा हूं, 200 मिलियन ईयर ओल्ड। और एक होता है टर्शरी कोल जो कि 55 मिलियन ईयर ओल्ड है। ठीक है, तो जो 55 मिलियन ईयर ओल्ड वाला है टर्शरी कोल, वो नया नया कोल है। और जो गोंडवाना कोल है वो और बहुत ज्यादा पुराना कोल है, कोल्ड नहीं कोल है। तो अब कहां मिलता है? तो गोंडवाना कोल आपको मिलेगा दामोदर वैली, गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा, इन नदियों के क्षेत्र में और आसपास। ठीक है, और टर्शरी कोल जो है तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहां मिलेगा। ठीक है, हैवी इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशंस आर लोकेटेड नियर कोल फील्ड्स। तो अधिकतर जो हैवी इंडस्ट्रीज होती है, जैसे मेटल वेटल वाली इंडस्ट्रीज, उन्हें कोल चाहिए रहता अपने भट्टे चलाने के लिए। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स मतलब जहां से कोल जला के बिजली प्रोड्यूस की जाती है, वो थर्मल पावर प्लांट्स भी कहां एस्टैब्लिश है? और थर्मल पावर प्लांट से भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, तो थर्मल पावर प्लांट्स भी सिचुएटेड है नियर कोल फील्ड्स। तो जहां कोल अवेलेबल रहेगा वहां थर्मल पावर प्लांट्स रहेंगे। तो ये था कोल, जो कि एक क्या है, आपको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में देखने को मिलेगा। क्लियर है? मैं अगेन बता रहा हूं, ये चैप्टर में फैक्ट्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स। कोल के बाद में जाओ पेट्रोलियम। कोल समझ में आया? कोल के बाद में आ जाइए पेट्रोलियम पे। कोल क्लियर है? कोल क्लियर है भैया? एक और कोल का टाइप है मेरा दोस्त। ये क्या तरीका होता है? रेसिस्ट बच्चे हो क्या? एक और कोल का टाइप है मेरा दोस्त। चलो क्लियर है?
बात छुट्टी कर रहा हूं थोड़ा और। वाह, एक बच्चे क्या लिख रहा, सर मेरी मम्मी आपके बाल देखकर बोल रही है कि आप अपनी मम्मी की बात नहीं मानते हो, बाल नहीं कटवाते हो। आज कटिंग करवा के आया हूं मैंने, आज। और सारी मम्मियां लोग जो है ना, सारी मम्मियां लोग जो है, सुनो मेरी बात, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि कटिंग करवाने के बाद भी हमारे बाल नहीं कटे? देखो जरा, इधर से भी काटे, इधर से भी काटे। समझे? आ जाओ। पेट्रोलियम दूसरा, पेट्रोलियम क्या है? तो पेट्रोलियम अगेन कोल के बाद में अगला मेजर एनर्जी सोर्स जो है आफ्टर कोल जो है हमारी कंट्री में कौन सा है? पेट्रोलियम ही है। पेट्रोलियम का भी यूज जैसे देखोगे तो मल्टीपल तरह से यूज होता है, जैसे यूज एज फ्यूल फॉर हीट, लाइटिंग मशीनरी, लुब्रिकेंट्स, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। तो मशीनरी में हो रहा है, व्हीकल्स में यूज होता है, इंडस्ट्रीज में भी, थर्मल पावर प्लांट में भी कोल यूज होता है। थर्मल पावर प्लांट में जैसे कोयला नहीं है तो कोयले के अलावा आपको तो वहां जलाना है ना, पेट्रोल जला दो, गर्मी प्रोड्यूस करना है, पेट्रोल से हो जाएगी। अब पेट्रोलियम मिलता कैसा है? तो पेट्रोलियम आपको मिलेगा अर्थ के अंदर ही मिलता है पेट्रोलियम, एंड इट इज फाउंड इन एंटीक्लाइन्स, डोम्स, फॉल्ट ट्रैप्स इन द टर्शरी रॉक फॉर्मेशन। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये पता नहीं क्या आ गया, तो इसमें घबराना नहीं, मैं सिंपल बता रहा हूं। जैसे ये अर्थ है तो अर्थ के अंदर आपको ऐसे मिलेगा कि ये कहीं कहीं पे ऐसे अर्थ क्या हो रहा है ना, अर्थ कंप्रेशन सप्रेशन होता है मिट्टी का, तो कंप्रेशन सप्रेशन होने से क्या होता है, ऐसे एंटीक्लाइन्स और सिंक्लाइन्स बनते हैं। तो अब आपको क्या पता लग रहा है कि यहां पे जैसे पेट्रोलियम डिपॉजिट है, ठीक है, यहां ये सिंक्लाइन्स में पेट्रोलियम डिपॉजिट हो गया, यहां पे ये ऊपर नहीं जा पा रहा है पेट्रोल, यहां पे डिपॉजिट हो गया। तो ऐसे एंटीक्लाइन्स और सिंक्लाइन्स में आपको पेट्रोल डिपॉजिट्स देखने को मिल जाएंगे, एंटीक्लाइन्स और सिंक्लाइन्स में आपको पेट्रोल डिपॉजिट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो पेट्रोल आपको इस तरह से एंटीक्लाइन्स सिंक्लाइन्स में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ क्या है, अगली चीज अगर बात करें तो डोम्स में पेट्रोल मिल जाएंगे। तो जैसे मान लो कि दो तरह की लेयर्स होती है, एक पोरस लेयर होती है, एक नॉन पोरस लेयर होती है। बहुत अच्छे से समझना है, अभी 2 मिनट में कंसेप्ट कैच कर लोगे कि कैसे मिलता है पेट्रोलियम। पोरस लेयर क्या होती है ना, पोरस लेयर मतलब क्या है कि जैसे एक लेयर ये है, इसके अंदर से अगर आप पानी डालोगे तो पानी निकल के आ जाएगा, नीचे बह के यहां आ जाएगा, ठीक है। और एक होती है नॉन पोरस लेयर। नॉन पोरस लेयर में क्या होता है कि अब वो पानी यहां तक बह के आ गया, अब वो पानी बह के आने के बाद में यहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, यहां से नीचे नहीं जा पाएगा, ठीक है, यहां से नीचे नहीं जा पाएगा। अब लेकिन क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे सर ऊपर से आया क्या पेट्रोल? नहीं, तो पानी फिर तो पेट्रोल ऊपर निकल जाना चाहिए वापस। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब दो नॉन पोरस लेयर, ये नॉन पोरस लेयर है, ये भी नॉन पोरस लेयर है, और बीच में एक पोरस लेयर है। मतलब पेट्रोल जो है तो इसके बीच में अगर पाया जा रहा है ये, तो अब ये पेट्रोल ना तो नीचे जा पाएगा ना तो ऊपर जा पाएगा, क्योंकि ऐसे समझ लो आप क्या कि सैंडविच होता है, तो इधर भी एक है इधर भी एक है सैंडविच, बीच में पूरा मसाला है ना। तो पेट्रोल अधिकतर कहां मिलता है ना, पेट्रोल एक नदी की तरह बह रहा होता है अर्थ के अंदर। नदी की तरह कैसे बह रहा होता है? क्योंकि दो नॉन पोरस लेयर जो है ना, नॉन पोरस मतलब जिससे आर पार नहीं जा सकते, तो दो नॉन पोरस लेयर ऑफ रॉक्स जो है, तो दो नॉन पोरस लेयर ऑफ रॉक्स के बीच में पेट्रोल आपको देखने को मिलेगा इन अ पोरस लेयर। तो अब ये पोरस लेयर है तो इसके बीच में पानी की तरह बहता रहता है पेट्रोल, ठीक है। और फिर जब पता लगता है कि यार यहाँ पेट्रोल है तो ड्रिल किया जाता है, और ड्रिल करके यहां से पेट्रोल को निकल लिया जाता है पूरा का पूरा। इस तरह से पेट्रोल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इट इज ट्रैप्ड बिटवीन नॉन पोरस लेयर्स। तो पेट्रोल आपको दो नॉन पोरस लेयर्स के बीच में ट्रैप्ड देखने को मिलेगा इन दी अर्थ, ठीक है। अर्थ सरफेस के अंदर दो नॉन पोरस लेयर के अंदर पेट्रोल आपको ट्रैप्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इट इज फाउंड इन एंटीक्लाइन्स, डॉम्स, फोल्ड ट्रैप्स, ठीक है, टर्शियरी रॉक फॉर्मेशन में आपको देखने को मिलेगा। दिस इज अ ऑयल बियरिंग लेयर इन दी अर्थ, ठीक है। एक ऑयल बियरिंग लेयर होती है, ठीक है, पोरस लाइमस्टोन की और सैंडस्टोन की, जहां पे दो नॉन पोरस लेयर के बीच में ये पेट्रोल बहता रहता है नदी की तरह, ठीक है। मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज अगर बात करें पेट्रोल के तो कौन कौन से? मुंबई हाई, गुजरात, असम, ठीक है। तो मुंबई हाई में जैसे आप देखोगे तो मुंबई हाई और बेसिन दो ऑफशोर माइंस है। मुंबई हाई और बेसिन दो ऑफशोर माइंस है। ऑफशोर माइंस मतलब क्या है कि ये समुद्र के तट पे आपको ऑयल फील्ड्स देखने को मिल जाएगी, कि समुद्र के तट पे हमारी दो ऑयल फील्ड्स है ना, समुद्र के तट पे दो ऑयल फील्ड्स है, मुंबई हाई और बेसिन। फिर जैसे आप देखोगे गुजरात में क्या है, अंकलेश्वर है यहाँ पे गुजरात में, और कालोल है, यहाँ पे पेट्रोल मिल जाता है। फिर आप देखोगे दिग्बोई और नहरगटिया जो है तो आसाम में मिल जाएगा, तो यहाँ पेट्रोल मिलता है हमें, ठीक है, यहाँ पेट्रोल मिलता है। पेट्रोल के बाद में क्या है अगला?
पेट्रोल के बाद में जैसे अगर आप देखोगे नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस कैसे मिलती है, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेचुरल गैस का रिलेशन आप इसके साथ देखो, पेट्रोल के साथ अच्छे से समझना। हाँ, कि मान लो यहां एक ये पोरस लेयर है, ये भी एक पोरस लेयर है, तो इससे ऊपर तो जा नहीं सकता है, बीच में ये नॉन पोरस लेयर में घूमता रहेगा पेट्रोल जो भी है। तो अब ये जो पेट्रोल यहां था, ठीक है, ये जो पेट्रोल यहां था, अब इस पेट्रोल को नीचे से मिल रही है हीट, है ना, नीचे से मिल रही हीट, और इस हीट के कारण क्या होता है, वो जो लिक्विड पेट्रोल था, वो लिक्विड पेट्रोल क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस में कन्वर्ट हो गया, अब वो गैस में कन्वर्ट होकर ये मिट्टी के ऊपर वाले हिस्से तक आ जाएगा, लेकिन अब मिट्टी फोड़ के बाहर थोड़ी निकलेगा, क्योंकि वो पोरस लेयर के बीच में ट्रैप्ड है। तो नेचुरल गैस इज एट टाइम्स फाउंड विथ द पेट्रोल। क्यों? क्योंकि जहां पेट्रोलियम होता है, तो पेट्रोलियम जब हीटअप होते चले जाता है, तो वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या मिलेगा, ऐसे आपको नेचुरल गैस विद और विदाउट पेट्रोलियम मिल सकता है। कभी कभी इतनी हीट मिल जाती है कि पूरा पेट्रोल गैस में कन्वर्ट हो गया, तो वो नेचुरल गैस रिजर्व भी रहेगा वहां पे। और कभी कभी क्या रहता है कि आप पेट्रोल लेने गए थे, आपको गैस मिल गई, पहले गैस ले लो फिर पेट्रोल ले लेना, है ना। तो उस टाइप से आपको देखने को मिलता है कि नेचुरल गैस आपको देखने को मिलेगी। तो इट इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड। तो आप ऑयल लेने जाओगे तो जैसे ऐसा होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि चिप्स का पैकेट रहता है, तो चिप्स के लेने से पहले आपको वो गैस निकलेगी चिप्स के पैकेट की बाहर, उसके अंदर गैस भरी गई। तो वैसे ही होता है कि पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ मिलता है, और जब आप क्रूड ऑयल लेने के लिए ड्रिल करोगे, तो ड्रिल करते थे एकदम से आपको लगा अरे वैक्यूम है, और वो वैक्यूम में से गैस निकल रही होती है। ठीक है, तो इट इज नेचुरल गैस की बात करें तो यूज्ड एज डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्ट फ्यूल। डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, कि घरों में नेचुरल गैस यूज होती है, एलपीजी, ठीक है, सीएनजी की तरह यूज होती है गाड़ियों में, तो अलग अलग तरह से यूज होता है। ऑल्सो फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड रॉ मटेरियल इन केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज वगैरह में रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है नेचुरल गैस को। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए, तो खैर वो अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मेजर रिजर्व्स कहां मिलेंगे आपको, ठीक है, तो जैसे मुंबई हाई, कैम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, तो ये एरिया जहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, जहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि जहां पे आपको पेट्रोल मिल रहा है, वहीं पे आपको गैस भी मिल रही है। और गैस के साथ मजेदार चीज क्या है ना, कि गैस को आपको एक जगह दूसरे का ट्रांसपोर्ट करना है, तो जैसे पेट्रोल टैंकर में भर के ले जाओगे, गैस को ऐसे ट्रांसपोर्ट करना वेरी एक्सपेंसिव भी होगा, क्योंकि गैस जो है तो गैसियस स्टेज में, तो पाइपलाइन का नेटवर्क होना जरूरी है गैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और इसीलिए हमारी कंट्री में एक एक्सटेंसिव पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एचवीजे पाइपलाइन, गैस ग्रिड एक्सपेंशन जैसे प्रोजेक्ट्स, इन पे फोकस किया गया है। जैसे एचवीजे पाइपलाइन ये बताया गया, हजीरा जगदीशपुर विजयनगर तक की ये जो पाइपलाइन पूरी फैली हुई है ना, तो ये कंट्री के मेजर इंडस्ट्रियल बेल्ट को कवर करती है, एचवीजे पाइपलाइन। ठीक है, ये हो गया नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के बाद में अगला क्या है, लास्ट जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। बिजली कैसे प्रोड्यूस होती है बताओ सर? हमारे तो बोर्ड में आती है बिजली। बोर्ड में बिजली आती कहां से है ये बताओ? कभी देखा है कुछ बिजली से जुड़ा हुआ चीज? बताओ जल्दी, वरना चिकारा भाई तुम्हारी बिजली बुझा देंगे। जल्दी बताओ, बिजली कैसे प्रोड्यूस होती है? बिजली प्रोड्यूस होने के मल्टीपल तरीके हैं। सर एक्स्ट्रा कंटेनर नहीं लाए तो फिर गैस कहां स्टोर करेंगे? इनहेल कर लेना, लंग्स में स्टोर कर लेना गैस। जब माइनिंग होती है तो आदमी, पढ़ा लिखा आदमी माइनिंग करता है, ऐसा नहीं है कि बस पहुंच गए गेती फावड़े लेके कि खोद दो यहां से निकाल लेंगे पेट्रोल। पूरा स्टडी होता है, उन्हें पता रहता है कि यहां पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट्स के ऊपर गैसियस डिपॉजिट्स हैं। बताओ, बिजली बनाई जाती दो तरीके से। बिजली बनाए जाने के दो तरीके बाबू समझना। एक, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं। पहला है कि आप हाइडल पावर प्रोजेक्ट से बिजली बना लो, ठीक है, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जैसे फास्ट फ्लोइंग वाटर जो रहता है डैम में, जो बोलते हैं ना, हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था ज्योग्राफी में, वाटर रिसोर्सेज वाले में, कि डैम के पानी से बिजली बनती है, डैम के पानी से बिजली बनती है। पानी से बिजली कैसे बनती है? तो वो डैम का पानी जब निकलता है ना बाहर, तो जैसे मान लो ये टरबाइन है, ठीक है, अब पानी निकलेगा तो पानी, हाँ, तो ये टरबाइन है, अब पानी जब निकलेगा तो पानी टकराएगा इससे, तो टरबाइन घूमेगा। अबे टरबाइन घूमेगा, पानी निकल रहा है, तो अबे टरबाइन जब घूमेगा तो टरबाइन से वायर वगैरह जुड़े रहते हैं, और जब घूम के एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही, तो उस एनर्जी को स्टोर किया जाता है और उस एनर्जी से बिजली बनती है। तो फास्ट फ्लोइंग वाटर की मदद से भी आप पानी बनाते हो, ठीक है, तो ये क्या है, बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर ड्राइविंग टरबाइंस, तो वो टरबाइंस को घुमा देता है पानी, ठीक है।
अब वही पानी को फिर खेतों वगैरह में छोड़ दिया जाता है, तो पानी वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे भाखड़ा नंगल डैम हो गया, दामोदर वैली हो गया, कोपली हाइडल पावर प्रोजेक्ट हो गया। तो एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है एक, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या है कि जो आप कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस जला के, तो बाय बर्निंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और जब इसको जलाया आपने तो जलाने से जो हीट प्रोड्यूस हुई, उस हीट से आप टरबाइन घुमा रहे हो। लेकिन ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों? क्योंकि वो घुमा दिया आपने, कोयला जला दिया, एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, बिजली ले ली, लेकिन कोयला खत्म, है ना। तो ये थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो है, तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी भी आपको एक तरह से देखने को मिलती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, दो तरह के इलेक्ट्रिक वो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो देखने को मिलते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में हाइडल पावर प्लांट्स। ठीक है, वंस जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी इज आइडेंटिकल रिगार्डलेस ऑफ सोर्स। लेकिन एक बार जब बन गई ना, तो बिजली होती है। जैसे मेडल तो मेडल होवे, छोरा लावे या छोरी, तो वही चीज है कि बिजली चाहे थर्मल पावर प्लांट से बनी हो, चाहे हाइडल पावर प्लांट से बनी हो, बिजली होती है। छुओगे तो बराबर झटका लगेगा सबको। ठीक है, तो दो तरह से बिजली बनती है। अब बिजली की अगर बात करें तो वाइडली यूज एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पर कैपिटा कंजम्पशन इंडिकेट्स डेवलपमेंट। जिस देश में जितना ज्यादा बिजली का कंजम्पशन है, वो दर्शाता है कि उस देश में उतना ज्यादा डेवलपमेंट है। मतलब बिजली का कंजम्पशन कैसे होगा? ऐसा तो नहीं कि रोटी के साथ लगा के खा रहे हैं कि हाँ बिजली लगा के खा लेते, आओ। बिजली का कंजम्पशन का आदमी कोई वायर मुंह में थोड़ी लगा कि हाँ हाँ बिजली खाई आज हमने। इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा कहाँ? लाइट्स में, पंखों में, मशीनरीज में। तो जिस देश में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, मतलब उस देश में क्या हो रहा है, ज्यादा कुछ ना कुछ काम हो रहा है। क्योंकि एनर्जी का इस्तेमाल, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल, आदमी मैं बोल रहा हूं ना, खुद को चार्ज करने में थोड़ी लगाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन इज रिगार्डेड एज द इंडिकेटर फॉर द डेवलपमेंट, कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा। समझे? उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा। क्लियर है? तो ये कहानी थी कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन शोज डेवलपमेंट। तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की जैसे अगर अपन बात करें, तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है। और ये सारा सब कुछ पॉइंट था। क्लियर हुआ? चलो, क्लियर है यहां तक? फाइन। जैसे कि चाइना, यस, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही देखा था यार कि चाइना में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन और प्रोडक्शन जो है ना, इंडिया से भी, मतलब यूएसए से भी ज्यादा है चाइना में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन और प्रोडक्शन। चाइना बहुत, यार कहां आया था, कुछ न्यूज़पेपर में आया था, कहां आया था, एक ऐसे वो ग्राफ था जो दर्शा रहा था कि कैसे चाइना ने अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बहुत बढ़ा लिया है। तो अब ऑब्वियस है कि चाइना के लोग ऐसे मुंह में बाहर लग के तो नहीं घूम रहे होंगे कि हम इलेक्ट्रिसिटी इसलिए प्रोड्यूस करें क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी खाते हैं। जादू के भाई जादू थोड़ी ना है वो कि जादू धूप खाता था ये बिजली खाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा था, ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में यूज हो रहा होगा। ठीक है, समझ में आया? जल्दी बताओ। बस हो गया। तो ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी तो देख लिया आप। देखो यहां पे सारा बताया गया है कि मैप वर्क में एक साथ करवाऊंगा। कल क्लास में अपनी, परसों के दिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज करेंगे, और उसके बाद वाली क्लास जो है उसमें अपन मैप वर्क करेंगे, कंप्लीट मैप वर्क। तो इस चैप्टर का जो मैप वर्क आना है वो सारा सब कुछ एक साथ करवाऊंगा, है ना। थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब कुछ 5 नंबर मैप वर्क के पक्के होंगे, एक क्लास में होंगे बस, प्रोवाइडेड कि तुम बहुत सारे मैप लेकर आना। इस सवाल का जवाब दो अब। इस सवाल का जवाब दो। Read the characteristic given in the box and identify the type of coal from the option given below. ठीक है, कौन सा कोल है? This is low grade brown coal. Principal reserves are Neyveli in Tamil Nadu, sought with high moisture content. कौन सा कोल है? बताओ, जल्दी बताओ। What do you guys think? 2025 में आया हुआ सवाल है। जल्दी 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 बताओ। यूएसए ने इंडिया को धमकी दी है सर। क्यों ली तुमने धमकी?
लेना ही नहीं था, कोई दे रहा तो जरूरी थोड़ी हर जो चीज सामने वाला दे रहा लेना है। क्लियर है? फिफ्टी 51.09% बच्चों ने सही आंसर दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 51.9, 51.9 गुड नंबर। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं 51.9 बच्चे? लिग्नाइट। गुड नंबर कर रहे हैं मैडम। आधे बच्चे सही आंसर दे रहे, बस पढ़ तो पूरे बच्चे रहे ना क्लास में, फिर आधे क्यों सही आंसर देते हो? लिग्नाइट कोल। ठीक है, तो जो ब्राउन कलर का हाई मॉइस्चर, मतलब उतनी अच्छी पीठ से ऊपर वाला, लेकिन क्या बोल सकते हैं, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट से नीचे वाला कोल, लिग्नाइट। ठीक है, अब आ जाओ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब मजा आएगा तुम्हें। तो नॉन कन्वेंशनल में क्या देखो, 6 नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बताए गए। लास्ट टॉपिक अच्छे से पढ़ना, इसके बाद में एक बार कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स और है, वो तो छोटा सा है। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया है कि वो एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक है, जो कि क्या है ना, जो कि नए हैं, जो कि रिन्यूएबल है, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो उसमें 2 पैरामीटर्स अपन ने बना दिए चार्ट में। एक तो फाउंड या फिर लोकेशंस इन इंडिया, कहां मिलता है, और दूसरा उनके की फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूक्लियर एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, आओ साइंस पढ़ा दूं तुम्हें थोड़ी सी। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं अपन न्यूक्लियर एनर्जी क्या है। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, तो जैसे